मेरी आवाज आ रही है फ्रेंड साहब? वालेकुम अस्सलाम सर जी, आपकी आवाज़ आ रही है? मैडम क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है इसमें? सर स्लाइट डिस्टॉर्शन बट ऑडिबल है। चलें ठीक है मैडम, बस थोड़ा सा वॉइस। चलें, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, क्लास अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी डिले आ गया है, आप 2 वीक्स का। एक तो ये कि पहले मैंने डेथ क्वेश्चंस थी, वो वाली सब तबीयत ख़राब और फिर उनकी डेथ की। मैं दोबारा से मार्केटिंग का सेक्शन है उसको रिव्यू कर दूँगा। चैप्टर नंबर 10 जो है हमारा इंट्रोडक्शन का था, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था व्हाट इज़ अ मार्केटिंग। ठीक है, अच्छा जी, सॉरी, व्हाट इज मार्केटिंग? सेकंड, अंडरस्टैंड द मार्केटप्लेस एंड कंज्यूमर नीड्स, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, द मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड द कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, मार्केटिंग जो ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या है, इसके रिव्यू में दे रहा हूँ सिर्फ। जहाँ पे आप बिल्ड करते हैं स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, इसके देखे थे कि करते हैं, और में आप क्या करते हैं, जो है वो से वैल्यू कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट हमने नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स देखी थी, वांट्स क्या है, डिमांड क्या है। ठीक है, उसके बारे में। और नीड जो बेसिक नेसेसिटी है, जैसे फिजिकल, फूड, क्लोथिंग, वार्म, सेफ्टी है। सोशल में बिलोंगिंग एंड अफेक्शन है। इंडिविजुअल नॉलेज एंड सेल्फ एक्सप्रेशन है। फिर वांट्स देखी थी हम form that takes the shape by the individual personality. एग्जांपल देखी थी, अगर किसी की नीड है फूड खाना, अगर वो पेशावर में होगा बंदा, तो उसका जहन करेगा कि वो शनिवार और चप्पल कबाब और चावरी कोई चीज़ खाए। अगर वो शख्स पंजाब में है तो वो shaped by the culture and the individual personality. हम अर्बन एरियाज के अंदर बात करते हैं तो ना दैट्स द नीड फूड, लेकिन वांट हो सकती है वो मैकडॉनल्ड, केएफसी में। डिमांड, इट्स अबाउट द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, कितने लोग परचेज कर सकते। ठीक हो गया। आगे हमने मार्केटिंग्स, हम ऑफर करते हैं प्रोडक्ट भी, एक्सपीरियंस भी ऑफर करते हैं। ठीक है, हमने एग्जांपल से देखा था सर्विसेज, इंटरनेट इज अ सर्विस, प्रोडक्ट टेंजिबल थिंग जिसको टच कर सकते हैं, ये ऑफर होते हैं। जैसे मोटरसाइकिल है, गाड़ी है। ठीक है, और एक्सपीरियंस क्या है, जो चीज़ आप लेके जाते हैं और जो उसको जब यूज करते हैं, तो दैट्स योर एक्सपीरियंस। ठीक है, क्लास में जरा बाकी सारे भी बता दें। मुझे एक मैसेज आया कि आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। कनेक्शन के मेरे यहाँ पे इशू है कि कनेक्शन अनस्टेबल है, बट काइंडली मुझे बाकी करके बता दें कि आइदर द वॉइस इज क्लियर और नॉट। आई एम स्पीकिंग स्लो। ठीक है, स्लो पे से मैं खुद बात कर रहा हूँ, क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है वो कह देते हैं कि, या मुझे काइंडली एक मैसेज कर दें कि इज इट नॉट ऑडिबल, और ये बिल्कुल नहीं है
अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है? हो सकता है नेट का इशू हो, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, जैसे मदिया कह रही है, मोस्ट प्रॉब्ली क्लियर हो जाएगी। दे देता है कि your internet connection not stable, but right now Zoom is not giving me any message. ठीक है, हम आगे चलते हैं. अच्छा, मार्केटिंग ऑफरिंग के भी था, और एक चूहा पकड़ने वाली जो है वो क्लुकी हम जिसे कहते हैं, कंपनी का एम्फेसाइज उसके ऊपर, और कंपैटिटर ने जो है उसके अल्टरनेट पाउडर निकाल दिया, गोलियां निकाल दी, अदर वेज निकाल दिए जिसके ऊपर वो उसको कैच कर सकते हैं. दैट वाज अ मार्केटिंग मायोपिया, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट जो है हमने देखा था कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, कि क्या वैल्यू आप प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर किस तरह से सेटिस्फाइड होता है. ठीक है, और एक्सचेंज का हमने देखा था कोई ना कोई चीज़ इन रिटर्न जो है, कोई ऑब्जेक्ट इन समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न, हम उसको एक्सचेंज कहेंगे. और ये मार्केट्स का हमने देखा है, सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ प्रोडक्ट. एक टिपिकल जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, कंपनी आ रही है, सप्लायर्स हैं, कंपनी है, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं, और फिर कंज्यूमर्स हैं. मार्केटिंग इंटरमीडियरीज के अंदर हमने पढ़ा था ये वो लोग हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को जो है, जो फैक्ट्री से लेकर एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, कंपनी तक, वो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं, जिसके अंदर होलसेलर आते हैं, रिटेलर्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, एंड ब्रोकर्स आते हैं. वैल्यू प्रपोजिशन, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे जो बात की थी वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन की, यहाँ पे आ गया. जैसे नीचे दो एग्जांपल है, ऊबर क्या कहता है, द स्मार्टेस्ट वे टू गेट अराउंड, दैट्स द वैल्यू प्रपोजिशन ऊबर इज गिविंग. एप्पल का आईफोन क्या कहता है, द एक्सपीरियंस इज द प्रोडक्ट, कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वही क्या है, हमारा प्रोडक्ट है. ठीक है, और जैसे वॉक्सवैगन की मैं बात कर रहा था, वो कहते हैं फैमिली एंड सेफ्टी कार है. ठीक है, तो ये वैल्यू प्रपोजिशन है. और मोबिलिंग की मैंने बात की थी, मोबिलिंग कहता है कि पूरा सिग्नल पूरा पाकिस्तान. ठीक है, तो ये जो वैल्यू प्रपोजिशन, जो वैल्यू आप अपने कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, सिंगापुर एयरलाइन कहती है सुपीरियर सर्विस क्वालिटी, हमारी जो है वो सुपीरियर सर्विस क्वालिटी है. ठीक है, तो ये वो वैल्यू प्रपोजिशन है जो कंपनीज अपने कस्टमर को ऑफर कर रही होती हैं. ऊबर कहता है द स्मार्टेस्ट वे टू गेट अराउंड, एप्पल आईफोन कहता है द एक्सपीरियंस इज द प्रोडक्ट, जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो क्वालिटी वाले हैं. हमने चार चीजें पढ़ी थी. सोसाइटल कॉन्सेप्ट को छोड़ दें, मैंने इसमें से निकाल भी दिया. आपके बुक के अंदर जो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, सेलिंग है, और मार्केटिंग है. सेलिंग के अंदर है कि आपने चीजें ज्यादा से ज्यादा बेचनी है लार्ज स्केल के अंदर, और इस कॉन्सेप्ट में आप मैस प्रोडक्शन करते हैं और कोशिश करते हैं वो चीजें आपकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिक जाएं. ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद प्रोडक्शन में आपका एम्फेसाइज होता है कि आप मोर फेवर करते हो प्रोडक्शन के ऊपर, कि चीज़ों की आपने प्रोडक्शन कैसे करनी है, मशीनरी इसमें इन्वॉल्व होती है, और हाई प्रोडक्शन के ऊपर आपका एम्फेसाइज होता है मैस प्रोडक्शन की, जहाँ पे हम बात करते हैं. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, आप प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हो, बट यू डोंट फोकस, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो यू डोंट फोकस ऑन कस्टमर, यू आर फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट. इसमें हमने आपको एग्जांपल दी थी एचपी की हैवलेट पैकर्ड, ये दो फाउंडर्स थे जिन्होंने कंपनी बनाई, और दोनों का बैकग्राउंड क्या था, इंजीनियरिंग का था. 2003 के अंदर कंपनी जो है बैंक्रप्सी के करीब थी. ठीक है, और फिर क्या हुआ, जब नई सीईओ ने देखा कि यहाँ पे जो कंपनी का एम्फेसाइज है वो एम्फेसाइज ज़्यादा प्रोडक्ट के ऊपर है, और ये बहुत एम्फेसाइज और फोकस कर रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर, ये फोकस नहीं कर रहे कस्टमर की डिमांड्स के ऊपर. जेरोक्स की मैंने एग्जांपल दी थी कि जेरोक्स जो है ना वो फोटोकॉपियर मशीन बनाता था, और वो उसी को इनोवेट कर रहा है, उसी को देख रहा है कि कैसे अच्छी फोटोकॉपियर मशीन बनानी है. जबकि अब कस्टमर क्या चाह रहा है, वो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम चाह रहा है, क्योंकि कंपैटिटर जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे वो सिर्फ एक कंपनी वो एक मशीन नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, बल्कि कंपैटिटर्स डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पूरा प्रोवाइड कर रहे थे. तो फिर उन्होंने उस प्रोडक्ट से चेंज करके जो नया सीईओ आया और उसने उस कंपनी को चेंज कर दिया. ठीक हो गया.
अच्छा, ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं उसके बाद आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर जो प्रोडक्ट प्राइस सेलिंग, प्रोडक्ट या सेलिंग या प्रोडक्शन है, उसके अंदर वो ये चीज नहीं है। उसमें वो कहता है कि नहीं, आपने कस्टमर को देखना है, कस्टमर इज द किंग, उसकी नीड्स एंड वांट्स को देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट देना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जेरोक्स जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा था, जबकि कस्टमर क्या चाह रहा था कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए था उसको कंप्लीट। तो फिर जेरोक्स ने जब डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जब बनाया, तो दैट्स अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, व्हेन यू आर लिसनिंग टू योर कस्टमर्स, और उसके अगेंस्ट जो है वो आप प्रोडक्ट देते हो, बिल्ड करते हो, बनाते हो। एचपी का मैंने बताया वो एम्फेसाइज करते थे ऑपरेशंस के ऊपर, क्योंकि दोनों फाउंडर्स का बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग का था और वो प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग में ज्यादा लगे हुए थे। अब जब आ जाती है बात जब नई सीईओ आई, तो मैंने शायद पहले आपको बताया था, बिल्कुल जिक्र किया था इसी क्लास के अंदर, कि 90 डेज उसने सिर्फ कस्टमर पे और कंपैटिटर्स पे लगाए कि कस्टमर क्या चाहते हैं। हम प्रोडक्ट तो बना के दे रहे हैं, लेकिन क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी है कि नहीं है। ठीक है, दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जब कस्टमर जो चाहता है वो आप एज ए इनपुट लेते हैं, और फिर इन रिटर्न कस्टमर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप चीज क्या है उन्हें प्रोवाइड कर रहे होते हो। और अगर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को देखें, दैट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स डिपेंड्स on knowing the needs and wants of the target markets and delivering the desired satisfaction better than competitors do। ठीक है, कस्टमर इक्विटी ये एक कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर है कि टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ऑल द कंपनीज कस्टमर, ऑल ऑफ द कंपनीज कस्टमर। मैं एक कस्टमर हूँ और मेरे घर के करीब एक स्टोर है, और उस स्टोर के अंदर मैं जाता हूँ और चीज़ें बाय करता हूँ, और मैं उस जगह पे रह रहा हूँ 10 साल से। 10 साल रहने के बाद मैंने जगह शिफ्ट कर ली। तो मेरी कस्टमर एक्टिविटी अगर कंपनी मैयर करे, तो 10 साल के अंदर पूरे जो मैंने वहाँ पे शॉपिंग की है, तो वो मेरी इक्विटी है जो कि मैंने उस कंपनी को दी। और जो कंपनी मेरी इक्विटी कैलकुलेट करेगी कि हमारे इस कस्टमर ने इतना बिजनेस हमें दिया। ठीक है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट हमने पढ़ी थी, दो एनवायरनमेंट पढ़ी थी, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है वो माइक्रो है, और जो आपकी जो है बिगर पिक्चर में जनरल एनवायरनमेंट है वो क्या कहलाती है, मैक्रो कहलाती है। और माइक्रो के अंदर हमने देखा था आपके सप्लायर्स, आपके कस्टमर्स, आपके कंपैटिटर्स, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये माइक्रो में आते हैं। और मैक्रो में जो आपकी है वो ओवरऑल जो है सारी आप कह सकते हैं वो इन्वायरमेंट जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल फैक्टर्स हैं, वो मैक्रो के अंदर आते हैं। माइक्रो में देख लें क्या है। सबसे पहले माइक्रो है क्लोज टू द कंपनी। माइक्रो क्लोज है, दैट अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर, द कंपनी सप्लायर, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, कस्टमर मार्केट्स, कंपैटिटर्स एंड पब्लिक्स। ये वो इन्वायरमेंट है जो आपकी माइक्रो इन्वायरमेंट है। क्लास जिन्होंने लीड ज्वाइन किया उनके लिए बताता चलूं कि हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन 2 हफ्ते के गैप है, ऑलमोस्ट 2 वीक का गैप है, इस वजह से मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। आई एम गोइंग क्विकली, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट में आपकी कंपनी आ रही है, ठीक है, सप्लायर्स आ रहे हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज आ रही हैं। ठीक है, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज में रीसेलर्स हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, होलसेलर्स हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपके कंपैटिटर्स आते हैं, और ये कंपनी मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर आपकी पब्लिक आती है। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट में कंज्यूमर मार्केट्स हैं और बिजनेस मार्केट्स। जहन में रखना, हम कंज्यूमर मार्केट्स को देख रहे हैं। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट में डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल, वही पेस्टल जो मैंने बताया आपको सारा। डेमोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, साइज, डेंसिटी, लोकेशन, एज, जेंडर, रेस, ऑक्यूपेशन। और यही वो है जो कि हम अभी चैप्टर नंबर 11 के अंदर सेगमेंटेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि सेगमेंटेशन में डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन आती है। आपके आधो और आज जो है वो हम सेगमेंटेशन का ही है, बल्कि लास्ट डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग हम उसका कर रहे हैं, नॉट वेरी लास्ट, क्योंकि उसके बाद हमारे पास जो है वो बिजनेस मार्केट्स भी डिस्कस करनी है। हम कंज्यूमर मार्केट्स डिस्कस कर चुके हैं, इकोनॉमिक फैक्टर है। ठीक है,
एजाज क्वेश्चंस आखिर में आप कर सकते हैं, मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके उसी से रिलेटेड है, लेकिन यह है कि इसके बारे में मैं आखिर में आंसर करूंगा। आप बिल्कुल कर सकते हैं, स्लाइड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन बुक आपको दी हुई है, मेरे ग्रुप के अंदर बुक पड़ी हुई है। ग्रुप के अंदर मैंने जो आपका जो बनाया हुआ है गूगल का ग्रुप जो है, गूगल ड्राइव का आपको लिंक मैंने दिया हुआ है, उसमें बड़ी क्लियरली कुछ ही डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, 8-10 होंगे, और क्लियरली उसके अंदर जो है वो फोल्डर्स बने, और फोल्डर में आपकी बुक भी है, आपने वो बुक पढ़नी है। अगेन स्लाइड्स जो है वो डिटेल नहीं है, डिटेल तो आपको बुक से ही मिलेगी जो बुक आपकी है, और बड़ी कम्प्रिहेंसिव जो है बुक वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो आप उससे कर लेंगे। बाकी जो है वो एग्जाम्स का देख लेते हैं। कोर्स के अंदर 16 क्रेडिट आवर्स जो है हमारे ऑलरेडी जो है ज़ाया हो चुके हैं, मतलब वो आवर्स हैं, हम तो पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन ये है कि वो क्लासेस इतनी मिस हुई हैं कुछ एग्जाम्स की वजह से, और कुछ जो मेरे जो सर्कमस्टांसेस थे उनकी बेसिस के ऊपर है। तो देखते हैं क्या है, साथ साथ हम एग्जाम्स भी कर लेंगे। ठीक हो गया। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। माइक्रो वैल्यू मार्केटिंग हमने ये देखी थी इकोनॉमिक के अंदर, हमने टाटा नैनो की देखी थी कि इकोनॉमिकल कंडीशन देखते हुए एक सस्ती कार इंडिया के अंदर लॉन्च की। नेशनल ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज जो एक्सटर्नल नेचुरल एनवायरनमेंट को पॉइजन करती हैं, ये उससे रिलेटेड है। एक्सटर्नल नेचुरल एनवायरनमेंट जिसमें ग्रीन इश्यूज हैं, रबिश है, वेस्ट है, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके इम्पैक्ट करती हैं। और एक्सटर्नल नेशनल एनवायरनमेंट के अंदर अगर आपको याद होगा मैंने एग्जांपल्स दी थी गाड़ियों की, जो गाड़ियां फ्यूल एफिशिएंट कार्स हैं और हाइब्रिड कार्स हैं, अब मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं, वो नेशनल एनवायरनमेंट की वजह से उन कंपनीज ने बनाई कि वो कार्बन एमिशन लेस करती हैं, लेस कार्बन एमिशन। सो दैट्स व्हाई मार्केटर्स जो है जब उसको पब्लिसाइज करते थे और बताते थे कि यस आवर कार इज लेस कार्बन एमिशन कार, सो दैट्स अ नेशनल एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज जो है वो मार्केटर्स को कंसिडर करने हैं। एंड यूरोप में जैसे मैंने बताया कि वही बात है कि पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट द एनवायरनमेंट, बट ओवर हियर इन पाकिस्तान दे वुड से एनवायरनमेंट का अच्छा होता है या नहीं होता, हमें ये बताएं 1 लीटर में कितने किलोमीटर करती है, क्योंकि बिकॉज आवर हेयर इज द इकोनॉमिक सिचुएशन इज डिफरेंट। So market when they are dealing about the national environment, they should consider if the people are much conscious, और अगर गवर्नमेंट के कोई फैक्टर्स हैं तो वो उन एनवायरनमेंट को देखे। जैसे अभी पानी की बोतल के ऊपर ये मस्ट कर दिया है, ये पंजाब फूड अथॉरिटी ने अभी से नहीं, साल पहले उन्होंने कहा था, साल डेढ़ हो गया है, कि पानी की बोतल के ऊपर स्टिकर पे लिख के लगाना, लिखना है आपने कि इसको इस्तेमाल करने के बाद इसको ज़ाया कर दें, इसको सुराख करके ज़ाया कर दें। ये सारी नेचुरल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और जैसे अभी जो है वो शॉपिंग बैग से ख़त्म करना, इट्स अबाउट द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये इश्यूज हैं, जो ये फैक्टर्स हैं, एक मार्केटर्स को देखने चाहिए, मार्केटिंग मैनेजर को देखने चाहिए। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इसके एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके मैटर करते हैं, और हर कंट्री का टेक्नोलॉजिकल फैक्टर डिफरेंट है एंड पॉलिटिकल फैक्टर डिफरेंट है। इसमें से मैंने निसान साउथ अफ्रीका की एग्जांपल दी थी कि ओवर देयर इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर डिफरेंट, एंड इंग्लैंड के अंदर डिफरेंट है, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट है। ठीक है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जिस तरह गवर्नमेंट चेंज होती है, कल्चरल, हमारा कल्चर जो है वो भी इट्स टेकिंग टाइम, 15 to 20 इयर्स लगते हैं किसी भी कल्चर को चेंज करने में, और इतना टाइम लगा कि पाकिस्तान के कल्चर को जो कह सकते हैं फास्ट फूड्स ने जो है वो ओवरकम कर लिया, भी हमने काफ़ी डिटेल में कर लिया था। कल्चर में कोर बिलीफ्स एंड वैल्यूज हैं और सेकेंडरी बिलीफ एंड वैल्यूज हैं। कंज्यूमर बायर बिहेवियर हमने देखा, कंज्यूमर मार्केट हमने देखी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं। कल्चर है, सोशल है, पर्सनल है एंड साइकोलॉजिकल है, उसकी बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करते हैं। फर्स्ट इज द कल्चर। सोशल क्लास, इसके अंदर मैंने बताया कि अमीर और गरीब और मिडिल क्लास, ये क्लासेस हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल, मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, मोटिव। ठीक है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स हमने देखी, इसके लिहाज से भी आपके एड्स, एडवर्टीजमेंट मैटर करती है, चीज़ें हैं। परसेप्शन हमने देखी, बिलीव, एटीट्यूड, और ये फिर आ जाता है बाय डिसीजन प्रोसेस, मेकिंग प्रोसेस, किस बेसिस पे वो डिसीजन करता है। नीड रिकग्निशन होती है, इसके अंदर मैंने एग्जांपल दी थी कि मेरे सेल्समैन को एक कंप्यूटर चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा एक डिसीजन प्रोसेस देखा था। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हैं, अगर जो आपको चीज़ चाहिए, आपको बाइक चाहिए तो फिर आप बाइक के बारे में ऐड देखेंगे, आपको फ्रिज चाहिए तो फ्रिज के बारे में ऐड देखेंगे, आपको टीवी चाहिए तो आप टीवी के बारे में ऐड देखेंगे।
फिर एवेल्युएट करेंगे अल्टरनेटिव्स, कौन सा बेहतर है, होंडा है, चाइनीज है, या आपने यामा लेना है, कौन सा लेना है। फिर उसके बाद आप परचेज कर लेते हैं, और परचेज करने के बाद पोस्ट परचेज डिसीजन है। ये डिसीजन वो है जब आप देखते हैं कि उस कंपनी ने आपको कैसे बेनिफिशियल दिया या उस प्रोडक्ट में कैसे बेनिफिशियल हुआ। ये पोस्ट परचेज उसके इस्तेमाल करने के बाद आपको पता लगता है, ठीक है। अगेन कस्टमर सेटिस्फेक्शन में ये कहते हैं। फिर यहाँ पे हमने देखा बायर बिहेवियर विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स। एफएमसीजी रिलेटिवली जो है आप फॉरेन से बाय करते हैं। ब्रेड, बेक बीन्स, जैसे मैंने कहा आपने दूध लेना है, एक नहीं है तो दूसरा पिक कर लेंगे। लेकिन टीवी, कंप्यूटर, कार, मोटरसाइकिल जब आप देखते हैं तो उसमें क्या आप करते हैं, आप उसमें एक पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप इसके अंदर यहाँ पे हमने देखे हैं, ठीक है। अच्छा, ये दैट्स इन द चैप्टर नंबर 10। नाउ विल गो टू चैप्टर नंबर 11, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 अगर हम देख लें तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन के अंदर थे। आई विल गो क्विकली इसका रिव्यू हम कर लेंगे। चैप्टर नंबर 11 के अंदर क्या था, ठीक है। चैप्टर नंबर हम 11 के अंदर देखें, सॉरी जो चैप्टर है इट्स अबाउट मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस एंड मार्केटिंग मिक्स। प्लानिंग प्रोसेस है और मार्केटिंग मिक्स के बारे में है, ठीक है। आउटलाइन में इसमें कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिफाइनिंग मार्केटिंग रोल और मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, मार्केटिंग एक्शन प्लान, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आपके सारे वही कंटेंट ने। पहला वाला कंटेंट सिर्फ मैंने ऐड किया, कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिफाइनिंग मार्केटिंग रोल। बाकी सेम आपकी बुक है। जो चैप्टर नंबर 10 है जिसमें बायर प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड की बात कर रहे हैं, वो सारा चैप्टर 10 आपकी बुक से है। ये भी ऑलमोस्ट के ये भी 98% आपकी बुक से, जो सिर्फ पहला पॉइंट है मैंने ऐड किया, कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिफाइनिंग मार्केटिंग रोल, ठीक है। और इसके अंदर बाकी जितनी जो चीज़ें थी जो मैं कॉन्सेप्ट के लिहाज से पढ़ा रहा था, मुझे लगा कि कुछ स्टूडेंट को जो है वो मे बी दे आर कंफ्यूज, क्योंकि शायद वो बुक को रेफर कर रहे हैं और फिर स्लाइड्स को रेफर करते हैं तो उन्हें कंफ्यूजन आती है। तो वो स्लाइड्स मैंने इसके अंदर से निकाल दी हैं, ठीक है। ऑल्दो दैट वाज एन एडिशनल कॉन्सेप्ट, जैसे कि चैप्टर नंबर 10 के अंदर नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स मैंने ऐड की थी, जो कि वाकई ज़रूरी है, जो कि इसके अंदर सेशन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन अननेसेसरी जो मैं समझ रहा था स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे, वो मैंने इसमें से निकाल दी है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है? Strategic fit between the organization's goal and the capabilities and its changing environment. इसको हमने डिस्कस किया है कि स्ट्रेटेजिक फिट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और कैपेबिलिटीज को मैच करना, राइटली मीट करना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, दैट इज स्ट्रेटेजिक फिट। ये हम देख चुके हैं कि कैसे एनवायरनमेंट से आपके रिसोर्सेज मीट करते हैं। अगर नहीं है तो आप क्या करते हो, बाय करते हो, नहीं है तो आप इनोवेट करते हो, नहीं है तो वो आप रिसोर्सेज लाते हो, ताकि आप अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एग्जैक्टली मैच कर सके या मीट हो सके, ठीक है। Marketing action plan, again, it's all from your book. The following components should be included in this plan. ये कंपोनेंट होने चाहिए, ठीक है, इस प्लान के अंदर। पहला क्या, सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन करंट स्टेट क्या है हमारी, उसके लिए हम देखते हैं स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। और सेकंड क्या देखते हैं हम, पेस्टल। मार्केटिंग एक्शन प्लान ही चल रहा है। और स्टेप 2 है सेट इट्स कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, जहां पे हमने मिशन स्टेटमेंट देखा और मार्केटिंग ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट देखी। और फिर हमने गूगल की मिशन देखी कि वी हेल्प यू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल, ठीक है। ये सारी जो है वो हमने डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। स्टेप 4 के अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमने बनानी है, जिसके अंदर सेगमेंटेशन है, टारगेटिंग है, पोजिशनिंग है और मार्केटिंग मिक्स है। मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन को प्लान करना है और फिर आपने इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल कर देना है। ये एक डायग्राम थी जो हमने देखी थी इसी से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, कुछ हाथ रेज हुए हैं, लेकिन मैंने दो पहले भी देखे, क्वेश्चन कोई नहीं आया मेरे पास। जो लास्ट क्वेश्चन था वो इजाजुल्लाह का ही आ रहा है, लेकिन टू टाइम्स हैंड रेज हुए हैं। इफ यू वांट टू राइट प्लीज राइट कर लें, नो वरीज, आई विल टेक क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें सेंटर में क्या है, कस्टमर वैल्यू एंड रिलेशनशिप। फिर क्या आ रहा है इसकी, segmentation, targeting, differentiation and positioning. Then marketing mix, product, price, place and promotion है। और फिर आपकी external environment आ रही है, ठीक है।
जिसके अंदर आपकी माइक्रो एनवायरनमेंट है, मार्केट एनालिसिस, प्लानिंग, मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन, मार्केटिंग कंट्रोल, ये एक प्रोसेस है। और बाहर आपकी माइक्रो एनवायरनमेंट है जहाँ पे मार्केट इंटरमीडिएरीज हैं, सप्लायर्स हैं, पब्लिक्स हैं, कंपेटिटर्स हैं। ठीक है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या है हमने डिस्कस कर लिया था, बहुत देखा था हमने। ठीक है, ग्रुप ऑफ बायर्स हु हैव डिफरेंट नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर एंड हु माइट रिक्वायर सेपरेट प्रोडक्ट और मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो बारबी डॉल है, दैट्स ए डिफरेंट। ठीक है, और बारबी डॉल अमीरों के लिए है। इसी तरह हमने मार्केट के अंदर देख लिया था, सेगमेंट डिफरेंट बने हुए हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास है, 3 मेजर सेगमेंट्स हैं। ठीक है, जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा ऑथर ने एक और सेगमेंट के बारे में भी जिक्र किया हुआ है। और इन्हीं जो मिडिल क्लास है उसमें अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लासेस भी आती हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। टारगेटिंग क्या है, जिसके पीछे जिसको आप सर्व करना चाहते हैं, दैट बिकम्स योर टारगेट मार्केट। जैसे हमने एग्जांपल से देखा था कि अगर बारबी डॉल है तो पता लग गया कि ये डॉल है और डॉल बच्चियों के लिए है, बड़ी लड़कियों के लिए भी नहीं है, ना ये लड़कों के लिए है, ना छोटे बच्चों के लिए, बल्कि ये सिर्फ बच्चों के लिए और छोटी बच्चियों के लिए, क्योंकि ये डॉल है। लेकिन बारबी ने अपने आप को पोजीशन किस लिहाज से किया हुआ है, इनकम के लिहाज से उसने एलीट क्लास को, अपर क्लास को टारगेट किया हुआ है। ठीक है, तो जिस सेगमेंट के पीछे आप जाते हैं, जिनकी नीड्स को आप फुलफिल करना चाहते हैं, दैट बिकम्स योर टारगेट मार्केट। मार्केट पोजीशनिंग, ठीक है, एप्पल की हमने बात की, उसने कैसे अपने आप को यूनिकली पोजीशन किया हुआ है। ठीक है, जो इमेज लोगों के जहन में किसी कंपनी का होता है वो पोजीशनिंग लाता है। और इसके अंदर हमने देखा था, जैसे जे डॉट की हमने बात की कि जे डॉट ने अपने आप को कुर्ता शलवार के लिहाज से पोजीशन किया हुआ है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन की हमने बात की। ठीक है, ये है वो प्रोडक्ट, डेवलपिंग एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, प्लेस क्या है और प्रमोशन क्या है, ये हम। और सेंटर में आप देख लें टारगेट कस्टमर्स हैं, इंटेंडेड पोजीशनिंग। फिर हमने सॉर्ट देखा, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये इसके ऊपर मैं स्टूडेंट से आपसे पूछ भी चुका हूँ एंड रियली ग्लैड टू नो कि आप सबको इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर द वीकनेसेस एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट आर द थ्रेट्स। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इंटरनल, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर एक्सटर्नल। सेगमेंटेशन को फिर हमने डिटेल के अंदर देखा, और सेगमेंटेशन के अंदर हमने बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन देखी। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन है, डेमोग्राफिक है, सोशो इकोनॉमिक है, साइकोग्राफिक है या साइकोलॉजिकल है, एंड सिचुएशनल या बिहेवियरल सेगमेंटेशन है। ज्योग्राफिकल के अंदर जैसे पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट की मैंने बात की, तो इस्लामाबाद के अंदर अगर F6 F7 की बात करें तो दैट्स एलीट क्लास जो है। और अगर हम G9 की बात करें, कराची कंपनी की बात करें, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे एक लोअर क्लास रहती है इनकम के लिहाज से भी। और वहाँ पे अगर उस ज्योग्राफी में देखें तो आसपास फ्लैट्स हैं, गवर्नमेंट फ्लैट्स हैं, और उसी लिहाज से मार्केट भी जो है वो गरीब लोगों के लिहाज से सेट की गई है। ठीक है, और इसी वजह से बिग ब्रांड्स जो हैं उन्होंने अपने आप को F6 F7 के अंदर उनके आउटलेट्स हैं। तो ये सारी उस लिहाज से आप कह सकते हैं ज्योग्राफिकल है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी अगर ज्योग्राफिकली देख लें, ठीक है, तो जो जितने प्रोविंसेस हैं इसी तरह उनके रीजन्स बने हुए हैं, नॉर्थ साउथ है, और उन रीजन्स के लिहाज से वो अपनी ब्रांड्स को जो है पोजीशन करते हैं और कंपनी को जो है वो टारगेट करते हैं। अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स के हम देख लें तो एशिया रीजन बना हुआ है, यूरोप रीजन बना हुआ है, अमेरिका बना हुआ है, नॉर्थ अमेरिका बना हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंट रीजन हैं जिस लिहाज से कंपनीज अपनी जो है वो स्ट्रेटजीज डिफाइन करती हैं, और उस रीजन के लिहाज से वो अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, और उसी लिहाज से वो उस रीजन के लिहाज से मार्केटिंग भी करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल क्या है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल यूनिट्स सच एज नेशंस, रीजन, स्टेट्स, काउंटीज और सिटीज। ठीक है, तो हर एक को इलाकाई लिहाज से, जिस तरह मैंने बता दिया कि इस्लामाबाद को भी अगर डिवाइड करें, अपारा मार्केट, G9 मार्केट, ये क्या है, एक लोअर क्लास की मार्केट है। लेकिन F7 F6 की बात करें, सुपर, जिना सुपर, तो वो एक अपर क्लास की मार्केट है। तो ये उस लिहाज से ज्योग्राफिकली जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है, और सेक्टर्स डिवाइडेड हैं, तो वही रीजन, स्टेट्स, काउंटीज और सिटीज जो है वो डिवाइड हैं इस लिहाज से। डेमोग्राफिक के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं एज, जेंडर, फैमिली साइज, फैमिली लाइफ साइकिल, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन, रेस, जनरेशन एंड नेशनलिटी, सम ऑफ द थिंग्स वी कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड ओवर हियर। ठीक है, जैसे अगर हम अमेरिका के अंदर देखें तो देयर इज अ स्पेनिश पॉपुलेशन,
लोड्स ऑफ स्पेनिश पॉपुलेशन वो एक तरफ रह रही है, फिर आयरिश लोग रहते हैं, एशियन कम्युनिटी रहती है, चाइनीज कम्युनिटीज रहती है। तो दैट्स व्हाई आवर देयर रिलीजन रेस, ठीक है, ये इसकी जो बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डोमिनेंट इज द Islamic religion, so we can't say. But if you go into the multicultural cities, countries over there, it's very concept is very clear, ठीक है, कि किस बेसिस के ऊपर किस लिहाज से है। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, एक मार्केटिंग का जो मैगजीन था वो उसने 2 लैंग्वेज के अंदर प्रिंट करते थे। दैट वाज ए डिटेल केस स्टडी मार्केटिंग के अंदर मैंने पढ़ाई थी। 75% वहाँ पे इंग्लिश में उनके उस मैगजीन के अंदर लिखते थे, और 25% आर्टिकल्स और जो gossips and everything, वो entertainment is was related to the Spanish language, ठीक है। इसी तरह अफ्रीकन है, एंग्लो अफ्रीकन है वहाँ पे। तो ये डिफरेंट लिहाज से जो लोग आते हैं, रिलीजन, रेस, जनरेशन एंड नेशनैलिटी के लिहाज से जो मार्केटिंग पोजीशन करती है। यहाँ पे हम जैसे अगर देख लें एज और जेंडर की बात करते हैं, और जैसे मैंने बताया कि टॉयज फॉर किड्स एंड वीडियो गेम्स फॉर टीनेजर, दैट्स एज एंड जेंडर। और जेंडर की जब हम बात करें तो जो बार्बी डॉल की बात करूंगा तो वो क्या आ जाएगी, वो बच्चों के लिए है। और जब हम गाड़ियों की या गन्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये लड़कों के लिए और छोटों के लिए है, ठीक है। फैमिली साइज, पाकिस्तान के फैमिली साइज है उस लिहाज से। इसके अंदर मैंने ओलपर्स की एग्जांपल दी थी कि मिल पैक कितने अरसे से काम करता है, लेकिन ओलपर ने 1.5 लीटर वाला ओलपर निकाला कि जो पाकिस्तान की एवरेज फैमिली के लिए एक फिट साइज है। इफ समवन वांट टू बाय, ठीक है, तो वो 1.5 लीटर का ओलपर ले लेगा, बिकॉज दैट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ 1 डे और 1.5 डे, ठीक है। और 1 लीटर की बात करें तो वो उस लिहाज से है। तो ये खैर सारी चीज़ें आती हैं, ये हम काफ़ी पढ़ चुके हैं इससे पहले। सोशियो इकोनॉमिकल क्लास, ये क्लासेस हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे थोड़ी एडिशनल क्लासेस दी हुई हैं। मिडिल क्लासेस को इसने डिवाइड किया हुआ है 3 क्लासेस के अंदर। इससे ऊपर होती है एलीट क्लास, हम जिसे कहते हैं, एक अपर, एक मिडिल और एक लोअर क्लास। इसने मिडिल से स्टार्ट किया, और मिडिल में ए में दिया हुआ है अपर मिडिल क्लास, बी में मिडिल क्लास, और C1 में दिया है लोअर मिडिल क्लास। एक ही मिडिल क्लास को उसने 3 क्लासेस के अंदर सब डिवाइड कर दिया है, और ऐसा होता है, डिवाइड है। लेकिन एक और क्लास है जो कि एलीट क्लास है, दैट्स अपर देन द मिडिल क्लास आती है, वो इसमें मिसिंग है, ठीक है। ये आपकी बुक से है। और फिर हमने देखी वर्किंग क्लास और सबसिस्टेंस, ठीक है, और इसके बारे में भी हमने जो है काफी डिटेल के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सोशल क्लास, लाइफस्टाइल एंड पर्सनैलिटी, ठीक है। सोशल क्लास के ऊपर भी है, मोस्टली लाइफस्टाइल एंड पर्सनैलिटी ट्रेड के ऊपर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन आती है। साइकोग्राफिक इज ऑन लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, तेज दम, मैं आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग जो है उसके अंदर एहसानुल हक ने लिखा, और तेज दम के बारे में कहते हैं, तेज दम ने अपने आप को पोजीशन किया है लगे ठा करके, ठीक है। एंड दैट्स अ लाइफस्टाइल पोजीशनिंग, कि तेज दम उसके अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर का बताना रोल और सारा कुछ है, और समटाइम सुल्तान राय का भी उसके अंदर ऐड में आ जाना। तो वो उस लाइफस्टाइल को वो कह रहे थे, तेज दम की पोजीशन करना चाह रही थी कि ऐसे लोग, ठीक है, जो कि एडवेंचरस हैं और लगे ठा करके और इस टाइप के, वो किसको चूज करते हैं, वो तेज दम को चूज करते हैं। अब लाइफस्टाइल के अंदर आजकल तो बहुत अच्छी बात है, जो सिगरेट्स के एड जो हैं वो नहीं आते, लेकिन पहले सिगरेट के एड्स वालों ने एक खास पर्टिकुलर लाइफस्टाइल के लिहाज से जो है वो अपने आप को टारगेट किया था, कि जो सिगरेट पीता है वो एडवेंचर किस्म का है, और वो बड़ा ब्रेव है, बहादुर है, और बड़े एडवेंचर भी करता है, और वो इनिशिएटिव लेने के अंदर किसी भी एडवेंचर में आगे हिस्सा लेने के लिए जो है वो आगे होता है। और उसमें देखते थे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो आदमी चाहता है और जाके बचाता है। कोई जीप रुक जाती है तो जीप को जो है वो सेव करता है, और एडवेंचर टाइप करते हैं। और आखिर में बताते हैं कि वो ऐसे लोग जो हैं वो सिगरेट पीते हैं। दैट वाज दैट टाइप ऑफ जो है वो मार्केटिंग उन्होंने उस लिहाज से इसको किया होता है। सो इससे ये लाइफस्टाइल के लिहाज से आता है, ठीक है। पर्सनालिटी ट्रेट्स, जैसे अगर हार्ले डेविडसन का हम देखें तो हार्ले डेविडसन ने जो है वो मैचू मैन और अमेरिका के जो गैंगस्टर्स हैं और जो बॉडी बिल्डर्स हैं और जो वहाँ के एक रफ क्लास है, उस लिहाज से हार्ले डेविडसन ने अपने आप को पोजीशन किया हुआ था। और पाकिस्तान में अगर देख लें तो होंडा 125 ने यूथ को पोजीशन किया हुआ था कि हाउ यूथ इज यूजिंग, ठीक है। और जिस लिहाज से होंडा 125 की साउंड रखी है, अब सीडी 70 भी देख लें, वो एक बूढ़ों की क्लास का, बूढ़ों के लाइफस्टाइल का है, या फिर यामाहा देख लें। लेकिन होंडा 125 मोस्टली जो है ना वो यूथ ने लिया हुआ है, क्योंकि होंडा ने अपने आप को पोजीशन
लाइफस्टाइल के लिहाज से किया। खैर ये चीजें हम बहुत देख चुके हैं। बिहेवियर्स ओकेजन्स जिसके अंदर मैं बताया था कि क्रिसमस है और जैसे ईद है और इसी तरह दिवाली है, ये उस बेसिस के ऊपर जो है यूज करते हैं। जैसे ओकेजन्स की इसने बात की है, उसका बेनिफिट्स क्या है, स्टेटस क्या है, ठीक है, लॉयल्टी स्टेटस क्या है। लॉयल्टी स्टेटस के अंदर मैंने बताया था जैसे कि लोग एप्पल के इतने लॉयल होते हैं कि लोगों ने एप्पल के जो है वो टैटूज भी बनाए हुए और कटिंग भी कराई होती है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है टारगेट मार्केट। हम पहले ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, जिसकी नीड्स को आप सर्व करते हैं दैट बिकम्स योर टारगेट मार्केट, ठीक है। जैसे अगर आप टॉयज हैं तो आप सिर्फ बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो ये आपके बच्चे जो हैं मेल फीमेल के लिए बना रहे हैं, तो आपकी टारगेट मार्केट बन गई है, ठीक है। ज्वेलरी बना रहे हैं तो क्लियरली पता है ये ज्वेलरी आपकी जो है वो फीमेल्स के लिए, तो दैट यू आर सर्विंग दैट टारगेट मार्केट, ठीक है। अब ज्वेलरी महंगी बना रहे हैं तो आप एलीट क्लास को टारगेट कर रहे हैं, इनकम के लिहाज से, जिनकी ऑक्यूपेशन अच्छी है, शोभा अच्छा है, वो हाई पोस्ट के ऊपर हैं, टॉप बॉसेस हैं उसके अंदर है, तो आपने उनके लिए यूनिक ज्वेलरी बनाई है, ठीक है। डिफरेंशिएटेड मार्केट, ठीक है, इसके अंदर हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और माइक्रो मार्केटिंग एंड इंडिविजुअल मार्केटिंग भी देख चुके हैं, लोकल मार्केटिंग भी है। माइक्रो मार्केटिंग जो है उसके अंदर लोकल आता है और इंडिविजुअल आता है। लोकल की हम बात करें तो सिटी, नेबरहुड्स एंड स्टोर्स, इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि जैसे टेस्को है, अगर वो अच्छा ये हम डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि अगर बरतानिया के अंदर टेस्को, वो टेस्को जो अगर एशियन कम्युनिटी के पास है तो वो प्रोडक्ट सेल करेगा जो कि एशियंस यूज करते हैं। इवन शान के मसाला जात और नेशनल के मसाला जात आपको वहाँ पे मिलेंगे और लोकल चीजें यहाँ पे मिलेंगी। तो दैट्स सिटीज, नेबरहुड्स, स्टोर्स की बात है, दैट्स लोकल मार्केटिंग। और ये किसके अंदर आ रही है, ये आपकी जो है वो माइक्रो मार्केटिंग के अंदर, ठीक है, जिसको मैंने बताया था नीश मार्केटिंग भी कहते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल मार्केटिंग, इसके अंदर क्वेश्चन भी आया था स्टूडेंट का, ठीक है। जैसे हम बताएं कि अगर हम मैंने आपको बताया था शर्ट एंड टाई, शर्ट एंड टाई कपड़े सीता भी है, ठीक है। तो कपड़े हर एक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिएगा ना। तो जो दर्जी है, जो टेलर है, वो क्या कर रहा होता है, हर एक इंडिविजुअल की नीड्स को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। वन टू वन मार्केटिंग, मैस कस्टमाइजेशन, आप इसमें क्या करते हो, कस्टमाइजेशन करते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। मार्केट्स ऑफ वन मार्केटिंग, ठीक है। पोजीशनिंग, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो कि बहुत ही अच्छा भी है। कंपैटिटिव एडवांटेज भी हमने देखा था, और ये हम आई बिलीव हम माइकल पोर्टर्स की जेनेरिक स्ट्रेटजी के ऊपर थे, और ये रिलेटेड टू पोजीशनिंग है। आई वेंट बिट क्विक इन द पोजीशनिंग स्लाइड, क्योंकि मैं इसी पोजीशनिंग को यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। अगर क्लास आपको जहन में हो कि हमने बात की थी कि कुर्ता शलवार अगर लो बोलो तो फौरन जहन में जे डॉट आ जाता है। अगर आप जीन्स और जॉगर्स और टी शर्ट की बात करें तो आपके जहन में लिवाइस आता है, आपके जहन में आउटफिटर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप फॉर्मल्स की बात करें तो डाइनर्स और शर्ट एंड टाई आपके जहन में आता है। क्यों आता है? बिकॉज दे हैव पोजीशन देमसेल्फ लाइक दैट, ठीक है। अब अगर यहाँ पे माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजी देखें और इसका थोड़ा सा प्रियम्बल मैं आपको दे दूं, इसमें ऑथर कहता है कि आप जो है हर चीज कॉपी कर सकते हैं कंपैटिटर आपकी, या आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप यूनिक पोजीशनिंग जो है वो किसी भी कंपनी की कॉपी नहीं कर सकते। तो जब तक आपने अपने आप को यूनिकली पोजीशन नहीं किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे आ रही है डिफरेंशिएशन की बात, ठीक है, जो इसके अंदर आ रही है स्लाइड के अंदर। डिफरेंशिएशन की बेसिस के ऊपर आप पोजीशन करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख लें, जे डॉट, शर्ट एंड टाई और लेवाइस या आउटफिटर्स, ये तीनों गारमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है और तीनों की क्लास भी सेम है। मिडिल क्लास, सॉरी, अपर मिडिल क्लास एंड एलीट क्लास है इनकी, ठीक है। अपर मिडिल क्लास एंड
एलीट क्लास है। अब तीनों को वो टारगेट कर रहे हैं, तीनों गारमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन तीनों आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। एंड दैट्स द थ्योरी ऑफ डिफरेंशिएशन। जे डॉट आता है तो हमारे जहन में क्या आता है, कुर्ता शलवार। क्यों? जे डॉट ने अपने आप को पोजीशन कुर्ता शलवार के लिहाज से किया हुआ है। जीन्स टी शर्ट की बात आती है तो आउटफिटर्स आता है, लीवाइस आएगा। क्यों? इन्होंने अपने आप को पोजीशन जो है वो जीन्स और जॉगर्स के साथ और टी शर्ट के साथ किया हुआ, यानी कि कैजुअल के लिहाज से। तो इट्स वेरी क्लियर कि जब आपके जहन में है और इमेज बड़ा क्लियर बना हुआ है, और ये जो इमेज आपका बना हुआ है, इसी के लिए माइकल पोर्टर कहता है कि ये इमेज और ये पोजीशनिंग आपकी कोई भी कंपैटिटर कॉपी नहीं कर सकता। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास एप्पल की है। जब हम एप्पल की बात करते हैं, ठीक है, तो एप्पल ने अपने आप को यूनिकली पोजीशन किया हुआ है। जब एप्पल का नाम आता है तो हर एक को पता है कि वाकई ये डिफरेंशिएटेड है, इट्स एक्सपेंसिव, लेकिन ये क्वालिटी के लिहाज से बहुत बेहतर है। और मैंने बताया था कि स्टीव जॉब के एक इंटरव्यू के अंदर वो कहता है, उसने पूछा कि आपके प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होते हैं? ही गेव अ सिंपल आंसर, वी डोंट सेल जंक। हम जंक नहीं, कूड़ कबाड़ नहीं बेचते, हम एक जो है क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बेचते हैं। सो दीज आर द थिंग, ठीक है, जो जिस लिहाज से पोजीशनिंग करते हैं। अब अगर हम देख लें, ठीक है, यहाँ पे इस माइकल पोर्टर्स की जेनेरिक स्ट्रेटजीज को, यहाँ पे अगर आप लेफ्ट पे देखें, स्कोप है, नैरो और ब्रॉड स्कोप है, ठीक है। ब्रॉड स्कोप के अंदर हमारे पास आ रहा है कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन, ठीक है। और नीचे हॉरिजॉन्टली अगर आप देखें तो सोर्सेज ऑफ कंपैटिटिव एडवांटेज, ठीक है। वन इज द कॉस्ट एंड अदर इज द डिफरेंशिएशन। कंपैटिटिव एडवांटेज की स्लाइड गुजरी है और हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी ऐसा एडवांटेज जो आपको आपके कंपैटिटर के ऊपर हो, दैट्स नोन एज ए कंपैटिटिव एडवांटेज। वो प्राइस भी हो सकती है, प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, वो आपकी मार्केटिंग भी हो सकती है, इंटरनल आपकी मशीनरी हो सकती है, आपकी अच्छी एचआर हो सकती है। तो कोई भी ऐसी क्वालिटी, ठीक है, और कोई भी ऐसा एज जो आपका आपके कंपैटिटर के ऊपर है, वो आपको एक कंपैटिटिव एडवांटेज कहलाता है। पर यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली सोर्सेज ऑफ कंपैटिटिव एडवांटेज लिखा हुआ है, दैट्स द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन। सो दैट्स मीन कि आइदर आप कंपैटिटिव एडवांटेज ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, या आइदर यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इन दोनों का फर्क हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर ऊपर आप देखें, कॉस्ट लीडरशिप की बात करें तो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने आप को पोजीशन इस लिहाज से किए हैं कि वो सस्ते चीजें देती हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोअर प्राइस के ऊपर। तो अगर हम पिंडी इस्लामाबाद में देखें तो हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है, कि जो मदीना कैश एंड कैरी है, अच्छा सॉरी, अगर हम इसके अंदर देखें तो मदीना कैश एंड कैरी, सेफ मार्ट और पंजाब कैश एंड कैरी लो प्राइस के लिहाज से हैं, उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया हुआ है। और अगर नीचे हम हॉरिजॉन्टली देखें जो कॉस्ट लिखी हुई है, सो एट द बेसिस ऑफ लोअर कॉस्ट जो है वो लोअर प्राइस अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनली अगर हम देखें, रायनियर एयरलाइन, इजी जेट एयरलाइन, वर्जिन, ब्लूज जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर चलते हैं, इन्होंने अपने आप को कॉस्ट लीडरशिप के लिहाज से पोजीशन किया हुआ है। ये सस्ती एयरलाइंस हैं, इनको हम नो फ्रिल एयरलाइन भी कहते हैं। उन्होंने अपने आप को सस्ते के लिहाज से पोजीशन किया, और उनका सोर्सेज ऑफ कंपैटिटिव एडवांटेज क्या है कि उनका लो फेयर होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं सस्ते किराए के ऊपर। लेकिन जब सस्ते किराए के ऊपर लेके जाते हैं तो सर्विस भी वैसी होती है। अगर अब डिफरेंशिएशन की बात करें, और जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स की मैंने बात की है, तो अगर हम ब्रिटिश एयरवेज की बात करें, अमेरिकन एयरवेज की करें, गल्फ तेरानल गल्फ है, गल्फ एयरलाइन की बात करें, उन्होंने अपने आप को पोजीशन किस लिहाज से किया हुआ है, डिफरेंशिएशन के लिहाज से किया हुआ है। अच्छा, अब जे डॉट शर्ट एंड टाई, इन्होंने भी अपने आप को पोजीशन किस लिहाज से किया हुआ है, डिफरेंशिएशन की बेसिस के ऊपर किया हुआ है।
तो कहते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज लो और अपने आप को पोजीशन करो आइदर बेसिस ऑफ लो कॉस्ट या आइदर बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। ऊपर वाले दोनों कवर हो गए, कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन, और हमने एग्जांपल में देखा। नेक्स्ट नीचे आता है कॉस्ट फोकस। फोकस हम कहते हैं नीच मार्केट को, एक आप ऐसी नीच को टारगेट करो जिसके, नीच हम कहते हैं ऐसे सेगमेंट को या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को जो कि छोटा होता है, कम होता है, स्मॉल होते हैं, स्मॉल नंबर में होते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप स्कोप में भी देख सकते हैं नैरो लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन उनकी नीड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं या सिमिलर होती हैं, स्मॉल सेगमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नीच मार्केट, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑथर ने क्या नाम दिया हुआ है, फोकस। फोकस को हम नीच भी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अगर हम एक्यूचेक की बात करें तो एक्यूचेक क्या है, डायबिटिक का है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज होती है और उनकी जो है शुगर चेक करने के लिए आप यूज करते हैं। अब देखा जाए क्यों इसकी एग्जांपल दी है कि ये एक नीश मार्केट को टारगेट कर रहा है, ये फोकस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फोकस। एंड व्हाट इज अ फोकस, फोकस इज अ नीश मार्केट। और ये नैरो टारगेट क्यों है, क्यों कि पाकिस्तान के अंदर डायबिटिक जो है वो पेशेंट ब्रॉड नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, कम है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं उन्होंने फोकस किया है। अब अगर मैं BMW की बात करूं, फेरारी की बात करूं, तो उन्होंने भी अपने आप को क्या है, फोकस किया है, ठीक है। और अगर हम फेरारी देखें तो शायद पाकिस्तान में 8-10 हो या 5-6 हो, पूरी दुनिया में फेरारी बनाते ही बहुत कम है। क्यों, वो एक नीश मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, जो कि मैंने जैसे पहले बाय डेफिनेशन था एक स्मॉलर सेगमेंट है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग द सेम और सिमिलर नीड्स, उसको जो आप टारगेट करते हैं तो वो आपकी नीश मार्केट है। एक्यूचेक की अगर हम बात करें तो एक्यूचेक ने जो है वो आला बना रहा है उन पेशेंट के लिए जो डायबिटिक हैं, और वो अगर अपनी शुगर चेक करना चाहते हैं तो वो उसके थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, एक सोप है, लक्स है, लाइफ बॉय है, ये नीच नहीं है, इन्होंने किसको टारगेट किया हुआ है, ब्रॉड को टारगेट किया हुआ है। लेकिन ब्रॉड में किस लिहाज से वो कॉस्ट लीडर है, क्योंकि ये सस्ते में है। अगर डव को देखें तो बिट ऑफ डिफरेंशिएशन उसने की हुई है। लेकिन एक और सोप आता है, उसका नाम है, दैट्स नेम इज न्यूट्रोजीना। न्यूट्रोजीना ने अगेन नीच मार्केट को टारगेट किया है, क्योंकि ये मेडिकेटेड सोप है, लोगों को जिनको स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो इसको यूज करते हैं, तो वो किस में आ जाते हैं, नीच में। अब अगर हम मैं फेरारी की बात करूं, मैं एक्यूचेक की बात करूं, और मैं अगर एक्यूचेक और फेरारी की बात करें, और तो ये किस लिहाज से ये डिफरेंशिएशन फोकस कर रहे हैं। राइट नो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया बिल्कुल मेरे जहन से निकल गई। यस, चलें, लेकिन ये दोनों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये सस्ते में नहीं दे रहे। अच्छा, न्यूट्रोजीना सोप की मैंने बात की है, ये फोकस डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे, ये महंगे में दे रहे हैं। एक्यूचेक भी सस्ती नहीं है डिवाइस, महंगी डिवाइस है। फेरारी भी सस्ती गाड़ी नहीं है, महंगी है, लेकिन स्टिल नीश को टारगेट कर रही है, फोकस कर रही है। न्यूट्रोजीना सोप सस्ता नहीं है एज कंपेयर टू अदर सोप, महंगा सोप है, लेकिन नीश को टारगेट कर रहा है। नीश मार्केट वो लोग हैं जिनके स्किन का प्रॉब्लम है। तो ये तो आपके पास राइट साइड जो आपका बॉक्स आ गया। तो दीज ऑल कंपनीज आर डूइंग फोकस डिफरेंशिएशन, फोकस डिफरेंशिएशन, स्मॉल सेगमेंट को टारगेट करना, लेकिन अपने आप को क्या करना, डिफरेंशिएट करना। अब जो आ जाती है कॉस्ट फोकस, अगेन आप नीश मार्केट को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, और लेकिन सस्ते प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो। इसके लिए एक अमेरिका की कंपनी थी जो कि ज्वेलरी देती थी फीमेल्स के लिए फ्रॉम द एज ऑफ 13 टिल 21, ठीक है, लेकिन वो सस्ते में ज्वेलरी देती थी एज कंपेयर टू देयर कंपैटिटर। तो वो किसको फोकस कर रहे थे, वो कॉस्ट फोकस कर रहे हैं, यानी नीच मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सस्ते में दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो that's a niche, but that's a niche market on the basis of low price के लिहाज से उस niche market को आप टारगेट कर रहे होते हो, ठीक है।
अगर मैं इसको दोबारा से रिव्यू कर लूं तो हमारे पास ब्रॉड टारगेट है, नैरो टारगेट है। ब्रॉड टारगेट के अंदर हम कॉस्ट लीडर है। कॉस्ट लीडरशिप के अंदर मैंने रायनियर, इजी जेट की बात की, मदीना कैश एंड कैरी, पंजाब कैश एंड कैरी, सेफ मार्ट की बात की। ये सारे क्या दे रहे हैं, सस्ते के अंदर इन्होंने अपने आप को पोजीशन किया हुआ है। इजी जेट ने भी सस्ते के लिहाज से पोजीशन किया, रायनियर ने भी अपने आप को सस्ते के लिहाज से पोजीशन किया हुआ है। और जहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जैसे अल-फतेह है, ये लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी, आई डोंट नो अदर सिटीज के अंदर है कि नहीं है। अल-फतेह ने अपने आप को जो है वो सस्ता नहीं, एज कम्पेयर टू मदीना कैश एंड कैरी, पंजाब एंड सेफ मार्ट, उसके ये महंगा है। इसी तरह डिवॉटसन और जो है शाहीन, ये भी थोड़े महंगे हैं। और अगर हम बैरिया ग्रीन वैली की बात करें तो ग्रीन वैली प्रीमियम, उसके ऊपर लिखा हुआ है प्रीमियम, दैट्स अबव एवरेज, अबव द मिडिल क्लास। वो कहते हैं ना कि एक जो हाई प्राइस है उससे भी बढ़कर हम जो है वो प्रीमियम सुपर मार्केट है, दैट्स रिटन ऑन द बैरिया ग्रीन वैली। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। डिवॉटसन, शाहीन, अल-फतेह एंड बैरिया ग्रीन वैली, ये कहाँ पे फॉल कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन में, बट ये टारगेट क्या कर रहे हैं, स्कोप क्या है इनका, ब्रॉड स्कोप है। और कॉस्ट लीडरशिप में एज आई सेड, मदीना कैश एंड कैरी, पंजाब कैश एंड कैरी, सेफ मार्ट अपने आप को कॉस्ट लीडर कर रहे हैं। नैरो के अंदर देख लें तो नैरो इज द नीच मार्केट। और नीच मार्केट क्या है, जो एक स्मॉलर सेगमेंट है और उनकी सेम या सिमिलर नीड्स हैं लेकिन उनकी तादाद कम है, उसको हम नीच मार्केट कहते हैं। और अगर हम डिफ्रेंसिएशन फोकस में देखें तो एक्यूचेक जो डायबिटिक चेक करने वाली डिवाइस है, वो अपने आप को डिफ्रेंसिएशन फोकस कर रही है या डिफ्रेंसिएशन नीच में है। फेरारी डिफ्रेंसिएशन नीच में है, न्यूट्रोजेना डिफ्रेंसिएशन नीच के अंदर है। अगर आप डिफ्रेंसिएशन नीच को टारगेट करते हैं और आप सस्ते में हैं, तो वो ज्वेलरी वाली एग्जांपल दी कि वो एक स्पेसिफिक ग्रुप को 13 से लेकर 20 की एज की फीमेल्स को टारगेट कर रहे हैं और लेकिन सस्ते में ज्वेलरी दे रहे हैं, दैट्स अ कॉस्ट फोकस, कॉस्ट नीच। स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट बड़ा इससे बेहतर है, इसके लिहाज से बहुत सही है जो मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर आप अपने फ्यूचर में देखते हैं तो आपने देखना आपकी कंपनी किस लिहाज से पोजीशन कर रही है, आपके प्रोडक्ट किस लिहाज से पोजीशन कर रहे हैं और लोगों के माइंड में क्या इमेज जा रहा है आपके प्रोडक्ट के बारे में। अगर वो इमेज खराब हो गया तो आपकी कंपनी ग्रो नहीं कर सकेगी, आपका जो है वो इमेज सही नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर आपको नेट सोल का पता होगा और गौरी साहब हैं इसके सीईओ, ये भी सर्विसेज देते हैं, सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी सर्विसेज एक्सपेंसिव होती हैं लेकिन सर्विसेज क्वालिटी की देते हैं, ठीक है। तो वो अब क्या कहेंगे कि वो जो क्वालिटी की सर्विसेज देते हैं, ठीक है, उसको उस लिहाज से वो चार्ज भी करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप भी अपना बिजनेस करते हैं, अकाउंटिंग फर्म बनाते हैं, और अगर आप अकाउंटिंग फर्म बनाते हैं और आप सर्विसेज देते हैं, अकाउंटेंसी की सर्विसेज देते हैं और आप चार्ज करते हो हाई, तो आप उसी लिहाज से क्वालिटी की सर्विसेज भी दोगे, ठीक है। अगर आप सस्ती में देते हो तो वैसी क्वालिटी भी नहीं होगी जो कि आप डिलीवर कर सकते हैं। तो आपने पहले से पोजीशन करना है कि आपने किस सेगमेंट को टारगेट करना है, आइदर वो आपने अमीर क्यों करना है जो महंगा करना है, या फिर आपने अपने आप या सस्ता टारगेट करना है। इसके अंदर ऑथर कहता है, माइकल पोर्टर कहता है, द डेंजर ऑफ बीइंग स्टक इन द मिडल, मिडल के अंदर स्टक हो जाना, ठीक है। मिडल के अंदर स्टक क्या है कि आइदर आप लो प्राइस के लिहाज से भी नहीं पोजीशन करते। मैं बस ये कॉन्सेप्ट कर लेता हूँ, लेट मी सी द टाइम बिकॉज देयर इज अ डिमांड फॉर द ब्रेक। अच्छा क्लास, हम जो है वो एक ब्रेक कर लेते हैं 5 to 7 मिनट्स की, प्लीज रिज्वाइन कर लेना। 10:35 पे हम दोबारा मिलते हैं, इट्स 10:29 हो गए, 5 to 6 मिनट्स की है और उसके बाद इधर से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसका सिर्फ ये सारा कवर हो गया लेकिन डेंजर ऑफ बीइंग स्टक इन द मिडल वो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। क्लास 10:35 पे मिलते हैं।
अच्छा जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर द बिट डिले, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, हम थे ओवर देयर इन दैट स्लाइड, माइकल पोर्टर की पोजीशनिंग की स्लाइड। ये अगेन इट्स फ्रॉम योर बुक के चैप्टर के अंदर है और सारे सेंट चीज उसमें लिखे हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे, अच्छा माइकल पोर्टर जो कहता है द डेंजर ऑफ बीइंग स्टक इन द मिडल, उसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने आप को पोजीशन करना है तो आइदर आप शुरू से ही लो प्राइस के ऊपर रहें या आप शुरू से अपने आप को डिफरेंशिएट करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों चीजों के मिक्सचर करें। मिक्सचर आप नहीं कर सकते। जब आप मिक्स करेंगे तो फिर क्या, यू आर सेंडिंग कंफ्यूज सिग्नल्स टुवर्ड्स द कस्टमर, और कस्टमर भी कंफ्यूज होता है कि ये किस टाइप की कंपनी है। ये कंपनी जो है वो सस्ते में प्रोडक्ट दे रही है या महंगे में दे रही है, ये अमीरों का ब्रांड है या ये गरीबों का ब्रांड है। तो उस लिहाज से आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। पोजीशनिंग बनाने में टाइम लगता है, लेकिन सम टाइम कंपनीज एक्सटेंसिव मार्केटिंग करती हैं तो क्लियरली शुरू में अपने आप को बता देती हैं कि हम किस टाइप का ब्रांड है। चेन वन की लॉन्चिंग अगर आपको याद हो, मोस्ट प्रॉब्ली याद होगी या नहीं होगी, कि उसमें क्योंकि इट्स काफी पहले लॉन्च हुआ था और इस ब्रांड के अंदर जो है चेन वन ने अपने आप को अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है, ये चीज क्लियरली मैसेज दे दिया था कि यस वी आर एन एलीट क्लास ब्रांड, हम एक एलीट क्लास के ब्रांड है। ठीक है, तो ये उसने तो क्लियरली पोजीशनिंग शुरू से कर ली थी, लेकिन मैसेज के अंदर मैसेज पहुंचाना कि ये ब्रांड महंगे का है, सस्ते का है, अमीर का है, गरीब का है, एलीट क्लास का है या मिडिल क्लास का है, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब जो क्वेश्चन पॉइंट मेरा है कि द डेंजर ऑफ बीइंग स्टक इन द मिडिल के अंदर, आप महंगे का ब्रांड है या फिर आप सस्ते का, आप एलीट्स का है या फिर आप इवन लोअर क्लास का ब्रांड है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक एयरलाइन थी जिसने इनिशियली अपने आप को पोजीशन किया एज ए लो प्राइस एयरलाइन, ठीक है, सस्ती एयरलाइन के लिहाज से। अच्छा, उसकी ने लोअर प्राइस के लिहाज से किया। जब वो नॉर्थ अमेरिका की एयरलाइन चल, उसके लिए उसने अपने पोजीशन किया, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर थे, जो एकदम से सफर करते थे, उन्होंने उसको चूज किया। जो सस्ते में ट्रैवल करना चाहते थे उन्होंने उसको चूज किया। जो यूथ थी, यंग लोग थे, ठीक है, जिनकी पॉकेट भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उन्होंने उसको चूज किया। एयरलाइन वेंट वेरी सक्सेसफुल, सो दे फॉल इन द कॉस्ट लीडर। ब्रॉड टारगेट किया उसने। जब एयरलाइन सक्सेसफुल हो गई और उसका बिजनेस भी चल गया और पोजीशनिंग भी उसकी कॉस्ट लीडर के लिहाज से होगी, तो एयरलाइन के जो ऑनर थे उनको आया कि हम अपने ब्रांड को क्यों ना अपनी एयरलाइन को एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दें, हॉट टॉवल्स कर दें, फ्री ड्रिंक्स दे दें, मील्स अच्छे कर दें, सर्विसेज अच्छी कर दें, और हम उस सेगमेंट को भी टारगेट करें जो कि अमीरों का सेगमेंट है। ठीक है, एयरलाइन ने अपना इमेज चेंज करने की कोशिश की और फिर एक टाइम आ गया जब एयरलाइन बैंकरप्ट होगी। रीजन क्या थी कि उसका इमेज जो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, वो एज ए सस्ती एयरलाइन का इमेज बना हुआ था, और उस इमेज को चेंज करने के अंदर, उसकी स्ट्रगल के अंदर, वो एयरलाइन जो है अपना इमेज चेंज नहीं कर सकी, अपनी पोजीशनिंग चेंज नहीं कर सकी, और वो एयरलाइन बैंकरप्ट होगी। ये ऐसे ही है जैसे कि आपको एलीट क्लास का ब्रांड बनाया हुआ है और उसी लिहाज से वो उसको उसके प्रोडक्ट दे रही है, उसी की वही क्वालिटी है। अब जब इस एयरलाइन का इमेज था और इसकी लॉयल कस्टमर वो थे जो कि सस्ते में ट्रैवल करते थे, जब इन्होंने देखा कि ये महंगी हो गई है, और वो लॉयल क्यों थे? क्योंकि उनकी पॉकेट अफोर्ड कर सकती है।
और जो सस्ते वाले होते हैं उनकी अगर पॉकेट अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनकी लॉयल्टी नहीं है कि वो उसी एयरलाइन को चूज करें, वो मूव हो जाएंगे दूसरी सस्ती एयरलाइन के ऊपर। तो यही काम उन्होंने किया। मैंने कहा नहीं, अब हमारी पॉकेट तो अफोर्ड कर नहीं सकती, हम तो लोअर क्लास के हैं। और फिर उस लिहाज से उसको छोड़ दिया उन्होंने, फिर उसको छोड़ दिया। अब इसने एयरलाइन ने अपने आप को पोजीशन करना चाहा अमीरों के ब्रांड से, लेकिन अमीरों की जो एयरलाइन थी वो ऑलरेडी अपना इमेज अमीरों की एयरलाइन के लिहाज से बनाया हुआ था, जिसके तरह हम कह लें एमिरेट्स है, जिसके तरह हम कह लें ब्रिटिश एयरवेज है, अमेरिकन एयरलाइन है, गल्फ एयरलाइन है, ठीक है, वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन है। तो जो ऑलरेडी उस ब्रांड्स को यूज कर रहे थे और उसका इमेज भी अच्छा बना हुआ था, तो वो तो उसी को यूज कर रहे हैं, वो इस एयरलाइन को नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसका तो ऑलरेडी इमेज एक सस्ती एयरलाइन के लिहाज से बना हुआ था। जो लोगों के माइंड में परसेप्शन थी वो सस्ती एयरलाइन के लिहाज से बनी हुई थी, जिस वजह से इन्होंने इसको यूज नहीं करना था। ठीक है, तो इसने भी अपने इमेज को चेंज करने में बैंकरप्सी के करीब चलेगी और बैंकरप्ट होगी ये एयरलाइन। तो इट्स क्लियर कि आपने शुरू में डिसाइड करना है कि आपने अपने आप को पोजीशन किस लिहाज से करना है। मिक्स एंड मैच आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक तो बिजनेस नहीं चलेगा और कस्टमर भी कंफ्यूज होगा कि आइदर ये सस्ती है या ये महंगी, ये मेरा ब्रांड है या ये किसी और का ब्रांड है। तो इस लिहाज से माइकल पोर्टर कहता है द डेंजर ऑफ बीइंग स्टक इन द मिडल। ठीक है कि आप मिडल में स्टक ना हो, आप शुरू से अपनी पोजीशन क्लियर रखें, आप सस्ते वाले हैं या महंगे वाले हैं। आई बिलीव ये क्लियर होगा, नहीं है तो आप आखिर में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके बारे में आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, शुरू में इस चैप्टर के शुरू में मैंने शायद जिक्र किया था कि हम दो टाइप की जो है वो पढ़ रहे हैं, दो टाइप की मार्केट्स हैं। वन इज द कंज्यूमर मार्केट एंड अदर इज द बिजनेस मार्केट। अभी तक जो हमने पढ़ी वो सारी कंज्यूमर मार्केट थी। वी आर द कंज्यूमर, मी एंड यू आर द कंज्यूमर, वी आर द कस्टमर। डिफरेंस हमने देख लिया था कस्टमर और कंज्यूमर के अंदर। ये है कि once who consumes the product is the consumer और once who buy the product is the customer। कस्टमर भी कंज्यूमर हो सकता है, ठीक है, और कंज्यूमर भी कस्टमर हो सकता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर मैंने घर में तोते रखे हुए हैं या बिल्ली रखी है, कुत्ता रखा हुआ है, और उनके लिए मैं डॉग फूड लेके जाता हूँ या कैट फूड लेके जाता हूँ, तो मैं कस्टमर हूँ और जो कैट है मैं रखी वो कंज्यूमर है, तो जो वो कंज्यूम करते हैं। अगर मैं ब्रेड लेके जाता हूँ घर में और मैं नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के अंदर ब्रेड कंज्यूम करता हूँ, तो आई एम बोथ कस्टमर एंड कंज्यूमर एज वेल। तो ये हमने फर्क देखा था। टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग कंज्यूमर मार्केट्स की कंज्यूमर मार्केट्स क्या होती हैं। राइट नाउ एक स्लाइड है आपके बुक के अंदर भी, एक हाफ ऑफ द पेज के अंदर बिजनेस मार्केट्स की बात की है ऑथर ने, और अब हम जो इससे आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे वो बिजनेस मार्केट है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि क्या है कि बिजनेस मार्केट जब बिजनेसमैन से डील करते हैं, ठीक है, दूसरे लफ्जों में या एक फैक्ट्री प्रोडक्शन करती है, वो शूज बनाती है और शूज का रॉ मटेरियल वो अपने सप्लायर से लेती है। उसमें उसके बकल्स भी आ सकते हैं, उसका लेदर भी आ सकता है, रबर भी आ सकती है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये रॉ मटेरियल वो एक और बिजनेसमैन से बाय करते हैं ताकि उस रॉ मटेरियल को ये फैक्ट्री प्रोसेस कर बना सके, और फिनिश गुड क्या है, शूज है, ठीक है। सप्लायर से होगा वो क्या आएगा, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट आ जाएगी, और रिलेशनशिप क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप होगा, जिसको हम बिजनेस की टर्म के अंदर B2B कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप। व्हेन वन बिजनेसमैन, अगर शॉर्ट में कहूँ, जो है वो सेल करता है प्रोडक्ट दूसरे बिजनेसमैन को, या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को प्रोडक्ट सेल करता है, तो रिलेशनशिप क्या कहलाता है, बिजनेस टू बिजनेस। और उसको हम क्या कहते हैं, वो बिजनेस मार्केट कहलाती है। जूते बना लेती है, चप्पल बना लेती है, स्लीपर्स बना लेती है, और फिर उसके बाद वो मार्केट के अंदर सेल कर देती है वाया होलसेलर
डिस्ट्रीब्यूटर्स या रिटेलर्स के लिए जो मार्केट इंटरमीडियरीज के थ्रू है, और फिर वो रिटेलर हमें सेल करता है, तो जो रिटेलर का या उस कंपनी का हमसे रिलेशनशिप है वो बिजनेस टू कस्टमर रिलेशनशिप है, बिजनेस टू कंज्यूमर रिलेशनशिप है, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस बिजनेस टू कंज्यूमर रिलेशनशिप, ठीक है, और सारा हमने इन्हीं के अंदर हमने दोनों चैप्टर्स के अंदर यही रिलेशन देखा है। जो अभी हम कि आप किस लिहाज से बिजनेस मार्केट को कैसे आप सेगमेंट करते हैं, ठीक है। और जो मैंने बता दिया कि उसका क्या है, यहाँ पे उसने एक इंडस्ट्रियल सेगमेंटेशन दी है, ठीक है, और इसको आप कह लें कि ये बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंटेशन है, ठीक है। इसके अंदर वो ये कहता है इंडस्ट्रियल सेगमेंटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट यूज्ड इन कंज्यूमर मार्केटिंग, ठीक है। जब आप इस लिहाज से सेगमेंट करते हैं तो जो कंज्यूमर मार्केटिंग की सेगमेंटेशन है वो इंडस्ट्रियल सेगमेंटेशन से डिफरेंट। वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल कस्टमर डिफरेंट है और फॉलोइंग फैक्टर जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं उनको इस लिहाज से इसके डिफरेंट होने में। अच्छा, दो एक स्टूडेंट ने पहले भी एक स्टूडेंट क्वेश्चन किया था और हैंड रेज किया था, और क्योंकि आई इग्नोर दैट, क्योंकि मैंने कहा था लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन लिख लें। अभी भी अफान ने आई बिलीव किया है विंडो के अंदर, अगर कोई है तो आप कर लें, और क्योंकि लास्ट टॉपिक अभी हमने फिनिश किया, अगर उससे रिलेटेड करना चाहते हैं तो कर लें। बट यू हैव रेज्ड हैंड, ठीक है, मेरे पास आया है, बट देयर इज नो क्वेश्चन इन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। इफ यू डू हैव देन यू कैन राइट इट, ठीक है। अच्छा, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर हम देख रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेगमेंटेशन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ज्योग्राफिक इज यूज्ड एज अ बेसिस फॉर सेल्स फोर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये ज्योग्राफिकल है एरिया वाइज। जब एरिया वाइज के अंदर हम कहते हैं तो इसके अंदर रीजन्स और कंट्रीज आ जाती हैं, कंट्रीज के अंदर प्रोविंसेस आ जाते हैं, प्रोविंसेस के अंदर सिटीज आ जाती हैं, सिटीज के अंदर टाउन्स आते हैं, सेक्टर्स आते हैं, स्ट्रीट्स आती हैं। तो दीज आर द ज्योग्राफिकल एरियाज, ठीक है, जिस पे हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेगमेंटेशन के जैसे में बताया, वो कहते हैं कि फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस का बात करते हैं, नॉट नॉट द कंज्यूमर मार्केट्स, ठीक है। पहली चीज क्या है इसके अंदर, परचेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स is the classification of the companies by factors such as average order size or the frequency with which they order, ठीक है। अगर आप इसके अंदर देख लें, एक बिग कंपनी है जो एक दिन के अंदर लाखों शूज बनाती है, उसका अपने सप्लायर से एक या एक से ज्यादा इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू, नहीं बल्कि हजारों नहीं सैकड़ों के अंदर बनाती है दिन की, तो उसका उससे रिलेशनशिप एक डिफरेंट होगा, ठीक है। कैसे डिफरेंट होगा, जब एक बल्क के अंदर बाय करता है तो उसको क्वांटिटी रिबेट भी मिलते हैं, ठीक है, और उसकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है क्योंकि वो एक रॉ मटेरियल ले रहा है जिसके अंदर उसने थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ शूज डेली प्रोड्यूस करने, एज एन एग्जांपल में दे रहा हूँ। तो that's a difference, how it's different from the purchasing characteristics कैसे different हो सकते हैं, ठीक है, such as average order size or the frequency with which they order। यहाँ पे बिग, अगर पंजाब कैशन कैरी की बात करें, अगर वो नेस्ले से कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो उसकी बार्गेनिंग पावर और उसकी जो परचेजिंग है वो डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू अ स्मॉल कॉर्नर शॉप, जो गली मोहल्ले की एक दुकान है, उसकी परचेजिंग पावर डिफरेंट होगी, ठीक है। So that's why these business relationships have different characteristics on the basis of purchasing characteristics, ठीक हो गया। सेकंड जो है के लिहाज से, ठीक है,
benefit, industrial purchaser have different benefits expectations to consumers. They may be oriented towards reliability, durability, versatility, safety, serviceability, or ease of operation. They are always concerned with the value for money. ठीक है, ये बड़ा डिटेल के अंदर है, हम ऑपरेशन मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे और उसके अंदर हम क्वालिटी के ऊपर भी बात करेंगे. देखें, माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजी पढ़ चुके हैं. अगर वो अपने आप को देख रहा है हाईली डिफरेंशिएशन के लिहाज, तो वो क्या चाहेगा कि मेरा सप्लायर भी जो रॉ में देगा वो अच्छी क्वालिटी का देगा. ठीक है, क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ, जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ अपने कंज्यूमर्स को या कस्टमर को, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये कंपनी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे नोकिया है या एप्पल है या सैमसंग है, इसका मैं प्रोडक्ट लूंगा तो इसकी हर चीज क्वालिटी की होगी. ऐसा नहीं होगा कि इसका चार्जिंग जैक जो है वो खराब हो जाएगा, इसका कैमरा खराब हो जाएगा, इसका टच खराब हो जाएगा. नहीं, एवरीथिंग वुड बी अ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. बट एक क्यू मोबाइल है, उसको पता है मेरी जो टारगेट मार्केट है वो डिफरेंट है, मैं कॉस्ट लीडर के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं डिफरेंशिएशन पे काम नहीं कर रहा. तो मेरे कंज्यूमर की वो एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी जो एक एप्पल का कस्टमर है उसकी एक्सपेक्टेशन है. तो दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग. इंडस्ट्रियल परचेजर हैव डिफरेंट बेनिफिट एक्सपेक्टेशन, एंड दैट्स अ थिंग जो हमने वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर हमने पढ़ा था. एप्पल वाला क्या कहता है, प्रोडक्ट इज द एक्सपीरियंस, मेरा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है. क्यू मोबाइल वाला ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे प्रोडक्ट की वो क्वालिटी नहीं है जो नोकिया की, एप्पल की, सैमसंग की है. मैंने तो सस्ते में देना, मैंने अपने आप को पोजीशन ही सस्ते में किया हुआ है. तो कहते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट बेनिफिट एक्सपेक्टेशन टू कंज्यूमर्स. ठीक है, एप्पल के कंज्यूमर की डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है और क्यू की क्या है, डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है. और वो कहते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, वर्सटैलिटी, सेफ्टी, सर्विस एबिलिटी और ईज ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, और आखिर में लिखते हैं दे आर ऑलवेज कंसर्न विद वैल्यू फॉर मनी. ठीक है, और वो कंसर्न होंगे जो हमने, अगर एप्पल जो पैसे चार्ज कर रहा है इतने महंगे, तो क्या उसके अगेंस्ट वो दे रहा है कि नहीं दे रहा प्रोडक्ट को ऐसा, और जोन जो क्यू है इतना सस्ते में दे रहा है, तो वो उसी वैल्यू की चीज उनको देगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशन उसकी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, रिलायबिलिटी, वर्सटैलिटी, सेफ्टी, वो उस लिहाज से वैसी नहीं होगी. रायनर एयरलाइन, इजी जेट एयरलाइन के अंदर जो कस्टमर सर्विसेज है वो बिल्कुल भी कुछ सही नहीं है एज कम्पेयर टू एमिरेट्स, ब्रिटिश एयरवेज. क्यों कि वो महंगा टिकट बाय कर रहे हैं तो वो सर्विसेज भी वैसी ही चाहते हैं. सो वो कहता है कि जो है फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्रियल कस्टमर को, पहला परचेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा, दैट्स अ बल्क बाइंग एंड स्मॉल बाइंग. सेकेंड हमने बेनिफिट्स के लिहाज से देखा कि हर एक ही सप्लायर है और वो सप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट एक डिफरेंट कस्टमर को, और जो डिफरेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक, और वो सप्लाई कर रहा है कस्टमर को जिसकी नीड्स डिफरेंट हैं और जो भी देना चाहता है वो डिफरेंट है लिहाज से. थर्ड जो वो कंपनी टाइप की बात कर रहा है, इंडस्ट्रियल कस्टमर कैन बी सेगमेंटेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द बिजनेस दे आर. ठीक है, क्या बिजनेस है, what they offer for sale, the range of products and services used in an industry will not vary too much from one company to another company. ठीक है, अच्छा अगर हम इंडस्ट्री की डेफिनेशन देख लें, ठीक है, तो हमने देखा कि इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या कहलाती है, ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रोवाइडिंग सेम और सिमिलर प्रोडक्ट्स. ग्रुप ऑफ कंपनी जो मिलके सेम या सिमिलर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हैं क्या कहलाती है, आपकी एक इंडस्ट्री कहलाती है, जिसमें हम कहते हैं ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, गाड़ियां बनाने की. इसके अंदर कौन कौन आएगा, इसमें टोयोटा आएगी, इसमें होंडा आएगी, इसमें निसान आएगी, इसमें सुजुकी आएगी, इसमें हुंडई आएगी. ठीक है, मित्सुबिशी आएगी. ये सारी कंपनीज क्या कहलाएंगी एक इंडस्ट्री के अंदर. सो नाउ दिस कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर, जहां पे कंपनी टाइप की बात कर रहा है.
जब इंडस्ट्रियल कस्टमर जो है द सेम इंडस्ट्री के कैन बी सेगमेंट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बिजनेस दे आर, what they offer for sale, the range of products and services used in an industry. यहाँ पे ऑथर कहता है एक इंडस्ट्री के अंदर will not vary too much from one company to another company. तो इतना ज्यादा फर्क नहीं होता उनके रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखिए एक सप्लायर जो है होंडा को भी सेम वही इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सकता है जो कि वो टोयोटा को भी कर सकता है, ठीक है, और सुजुकी को भी कर सकता है। कोई भी एक ऐसा स्पेयर पार्ट है, ठीक है। जैसे जेरोक्स की हम बात करते हैं, जेरोक्स जो प्रिंटर हेड है, ठीक है, प्रिंटर हेड जेरोक्स दुनिया के बेस्ट प्रिंटर हेड बनाता है। ये मैं डाटा आपको बता रहा हूँ 2015 के अंदर मैंने पढ़ा था। लेकिन जेरोक्स वही प्रिंटर हेड अपने प्रिंटर में भी लगाता है, वही प्रिंटर वो कैनन को भी बेचता है, वही प्रिंटर हेड वो एचपी को भी बेचता है। तो जेरोक्स का जो प्रिंटर हेड है जो कि बेस्ट क्वालिटी का है वो एचपी को भी बेच रहा है, वो कैनन को भी बेच रहा है, और वो खुद भी अपने प्रिंटर के अंदर लगा रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई सेम इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं दैट मे नॉट वेरी टू मच, डिफरेंट नहीं हो सकते। एक ही सप्लायर वही चीज जो है मल्टीपल अपने कस्टमर्स को बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर वही स्पेयर पार्ट जैसे मैंने गाड़ी के बताया वो उनको बेच सकता है। जैसे मैंने जेरोक्स की एग्जांपल दी कि वो दुनिया का बेस्ट प्रिंटर हेड बनाता है, जेरोक्स का ये प्रिंटर हेड लगता है कैनन में भी, एचपी के अंदर भी, और खुद भी वो अपने प्रिंटर के अंदर लगा के उसको सेल करता है, ठीक है। कंपनी साइज, it is frequently useful to analyze marketing opportunities in terms of a company size. Company size की हम बात करते हैं, ठीक है। A company supplying canteen foods would investigate size in terms of number of employees, ठीक है। Process part suppliers are interested in production rate and lubricant suppliers would segment by number of machines, tool, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसके साइज को किस लिहाज से मेजर भी करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरली कि ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज करें, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यूजेज की भी आप बात कर सकते हैं, ठीक। देखिए अगर एक आईटी की कंपनी है, हो सकता है उसके रेवेन्यू जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर, मैं एग्जांपल देता हूँ कि 10 मिलियन डॉलर है उसका रेवेन्यू जनरेट होता है आईटी की कंपनी का। लेकिन अगर हम उसकी वर्कर्स की बात करें तो पता लगे उसके पास 18 एम्प्लॉयज हैं या 15 एम्प्लॉयज हैं जो कि एनुअली 10 मिलियन डॉलर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेकिन एक और कंपनी है जहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रही है, लाइक शू फैक्ट्री है, और उसका जो है वो 5 या 6 मिलियन डॉलर्स एनुअली रेवेन्यू जनरेट करते हैं। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, हमें पता लगता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उसके पास 60 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल दी है, a company supplying canteen foods would investigate size in terms of number of employee. जो कैंटीन फूड्स देती है उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। प्रोसेस पार्ट सप्लायर्स आर इंटरेस्टेड इन प्रोडक्शन रेट, ठीक है, कि आप कितने ज्यादा प्रोडक्शन रेट से जो है वो जो है पार्ट्स जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। और लुब्रिकेंट सप्लायर वुड सेगमेंट बाय नंबर ऑफ मशीन टूल्स, ठीक है। लुब्रिकेंट सप्लायर्स को आप किस लिहाज से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या उसका साइज दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मशीन टूल्स की। अभी जैसे मैंने आईटी फर्म की दी थी, बड़ी सिंपल एग्जांपल है कि एक आईटी फर्म के अंदर 18 लोग काम कर रहे हैं और एक फैक्ट्री के अंदर 60 लोग काम कर रहे हैं। तो उसका बिजनेस क्योंकि अलग है, क्योंकि आईटी के अंदर इंटेलेक्चुअल कैपिटल यूज हो रहे हैं, लोग हैं जो कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं और जनरेट करते हैं, और फैक्ट्री के अंदर एक लेबर वर्क हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, मशीनरी यूज हो रही है, तो आप उसको उस लिहाज से मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये खैर सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं इसके रिलेशनशिप की बात करूँ इस स्लाइड से हटकर, तो टोयोटा की एग्जांपल शायद मैंने नहीं, आपकी क्लास में नहीं है, कि उसमें है कि टोयोटा जो है वो अपने सप्लायर्स के साथ मिलके काम करता है। टोयोटा कराची के अंदर भी और टोयोटा यूएसए के अंदर ऑथर ने एग्जांपल दी कि वो अपने मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ सप्लायर्स के साथ काम करता है, उनको ट्रेन भी करता है। उनके अगर जो है वो फैक्ट्री या फैक्ट्री के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स, फैक्ट्री की वर्किंग कंडीशंस,
फैक्ट्री के SOPs ऑफ डूइंग वर्क, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके बारे में भी वो मिल के अपने सप्लायर से काम करता है। तो ये रिलेशनशिप उसका टोयोटा का अपने सप्लायर से क्या हो गया है, ये बिजनेस रिलेशनशिप। ये सेगमेंट क्या है, बिजनेस सेगमेंट है। हम इससे पहले क्या पढ़े थे, कंज्यूमर। एक और एग्जांपल, मेरे एक जानने वाले, उनकी टॉवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, वो टॉवल्स बनाते थे और उनका वॉलमार्ट से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब उनको वॉलमार्ट से कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वॉलमार्ट ने उनको जो SOPs बताई कि ये आपने SOPs फॉलो करनी है, ये आपने HR रखना है, ये आपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैयर्स हैं, वो सारे मैयर्स उन्होंने किए। तो उसके बाद वॉलमार्ट ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या मैयर्स किए थे, आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्या होनी चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की जो है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, फैक्ट्री के इंटरनल जो आर्किटेक्चर है उसको कैसे लेआउट, उसके डिज़ाइन को कैसे होना चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी मैयर्स क्या है। वो कहते हैं कि हमारे कभी भी, उनके एम्प्लॉयज कहते हैं कभी भी हमारे वहाँ पे हमने सेफ्टी बूट्स और हेलमेट्स कभी नहीं देखे थे, ग्लव्स नहीं देखे थे, मास्क नहीं देखे थे, हाई विजिबिलिटी जैकेट्स नहीं देखी थी, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें, हम सेफ्टी बूट्स भी पहनते थे, हेलमेट भी पहना होता था, जहाँ पे हम अगर वो डाइंग का काम करते हैं तो वहाँ पे मास्क भी है और वहाँ पे ग्लव्स भी हम पहनते हैं। तो ये वो सारी चीजें जो कि वॉलमार्ट के उस डॉक्यूमेंट के अंदर थे कि आप ये सारी चीजें अडॉप्ट करोगे तो फिर ये आपसे हमारा रिलेशनशिप हो सकता है। तो जब बिजनेस मार्केट्स की बात करते हैं, और यहाँ पे हमने देखा कि उसकी क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑल दोस थिंग्स, परचेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट्स, कंपनी साइज एंड कंपनी टाइप के ऊपर मैटर करता है। और ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि हमने अगर इनसे बिजनेस करना है तो हमने किस टर्म्स के ऊपर और कैसे हमने करना है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो डाटा गैदरिंग है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है क्लास? आई बिलीव स्क्रीन शेयर हो रही है और ये स्लाइड्स जो है वो आई हुई हैं। अच्छा मेरा ख्याल है जो है साइज का आपके जहन में क्लियर हो गया होगा। ये डिपेंड करता है किसका साइज किस लिहाज से आप मैयर करते हैं, ठीक है। एक फैक्ट्री का साइज जो है वो, जैसे अब जूम का मैंने बताया था कि जूम जो है वो दुनिया की जितनी एयरलाइंस हैं उनसे सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहा है। उसकी वर्थ, जो वर्थ है वो सब एयरलाइंस को मिला लें तो जूम की वर्थ उससे ज्यादा है। आप खुद इमेजिन कर रहे हैं एयरलाइंस और एयरलाइंस के ऑपरेशंस और उनकी प्रेजेंस। Some of them are international, some of have the presence on the global scale. All over the world उनकी presence है most of the country के अंदर। और look at the Zoom software, ठीक है, it's IT based company, ठीक है, और इसकी complete डिटेल थी। ये एम्प्लॉय था डिफरेंट और कंपनीज के अंदर और IT से रिलेटेड है और नेटवर्क मीटिंग्स और नेटवर्क सॉफ्टवेयर के ऊपर ही वर्क करता था। इसने अपनी कंपनी लॉन्च की और वो सारे प्रॉब्लम्स और एरर्स एंड बग्स जो उसको दूसरी कंपनीज के अंदर नजर आते थे और जो उसने हाई अप्स तक पहुंचाए भी लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया, इसने उन सारी चीज़ों का टेक केयर किया और जूम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। और आज जूम जो है अगर उसका साइज देखें तो इन टर्म्स ऑफ एयरलाइन इट्स नॉट दैट बिग, लेकिन जूम जो है वो दुनिया की सब एयरलाइन से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इट्स रिलेटेड टू डाटा गैदरिंग टेक्निक्स एंड डाटा गैदरिंग के अंदर प्राइमरी रिसर्च आती है और सेकेंडरी रिसर्च आती है, ठीक है। ये स्टेट अवे डायरेक्ट टॉपिक आपकी बुक के अंदर लिखा होता है। इसके बारे में अलबत्ता थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, मार्केटिंग रिसर्च की बात करते हैं और हम मार्केट एनालिसिस की बात करते हैं, कैसे हम मार्केट को एनालाइज करें। इट्स अबाउट द थॉरोली इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मार्केट, थॉरो इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च क्यों करते हैं हम? कस्टमर की नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स को लेने के लिए रिसर्च करते हैं। रिसर्च क्यों करते हैं हम? प्रमोशन देने के लिए। रिसर्च क्यों करते हैं हम? कंपैटिटर्स की जो है
प्रोडक्ट के बारे में, कंपैटिटर्स की सर्विसेज के बारे में देखें कि हम रिसर्च क्यों करते हैं। हम सप्लायर से जो वैल्यू चेन है उस वैल्यू चेन को कॉन्फ़िगर करने के लिए, वैल्यू नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो ये मार्केटिंग रिसर्च है, तो इट्स रिलेटेड टू द मार्केट के कस्टमर की नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स क्या हैं, कंपैटिटर्स की क्या है, ठीक है, कस्टमर क्या चाहते हैं, कंपैटिटर्स के क्या मूव्स हैं, उनके प्रोडक्ट क्या हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है, उनकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उनकी ब्रांडिंग कैसे है, मार्केटिंग कैसे है। ये सारी चीजें आप देखने के लिए करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। रिसर्च के अंदर यहाँ पे ऑथर कहता है एक रिसर्च है प्राइमरी रिसर्च और दूसरी क्या है, सेकेंडरी रिसर्च, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है। प्राइमरी रिसर्च वो रिसर्च है जो कि आप फर्स्ट हैंड लेते हैं, ठीक है। मैं एक कंपनी के बारे में डाटा लेना चाहता हूं और मैं उस कंपनी को विजिट करता हूं, उस कंपनी के अंदर लोगों का इंटरव्यू करता हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं, लोगों से पूछता हूं। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं प्राइमरी रिसर्च कर रहा हूँ जहाँ पे मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उसी कंपनी से ले रहा हूँ और वो मेरे अपने एक्सपीरियंस और मेरा डाटा गैदर डायरेक्ट किया हुआ है। जो क्वेश्चनर है वहां पे जो है मैंने जाके फिल करवाया या मैंने इंटरव्यूज लिया और उसके थ्रू जो डाटा मैंने गैदर किया, ये क्या कहलाती है, ये प्राइमरी रिसर्च कहलाती है, जो कि फर्स्ट हैंड है जो मैंने की है। सेकेंडरी रिसर्च क्या है, ये मैं घर बैठा हुआ होता हूँ और मैं इंटरनेट से, एक और कंपनी है जिसने इनके बारे में कुछ रिसर्च की है या 3-4 वेबसाइट्स हैं, उन्होंने कोई डाटा गैदर किया है और उसकी इंफॉर्मेशन उसने ऑनलाइन अपलोड की हुई है और उस डाटा को जब मैं गैदर करता हूं तो मैं क्या कहता हूं कि दैट्स अ सेकेंडरी रिसर्च, ये मेरी प्राइमरी रिसर्च नहीं है, ठीक है। अच्छा क्लास, ये डाटा गैदरिंग से ऑथर ने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। आई विल शो यू द स्लाइड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा देख लें प्राइमरी रिसर्च, इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स इंक्लूड हैं। जैसे मैंने बताया कि आप क्वेश्चनियर को रखते हैं और क्वेश्चनर्स के थ्रू आप डाटा गैदर करते हैं। ऑल्दो प्राइमरी रिसर्च के बारे में यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन नहीं दी हुई है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो आप खुद से जाके फर्स्ट हैंड सोर्स खुद से डाटा को गैदर करते हैं, दैट इज नॉन एज ए प्राइमरी रिसर्च। और अगर मैं घर बैठ के इंटरनेट से सर्च करता हूँ तो वो क्या आती है, सेकेंडरी रिसर्च, ठीक है। मेथड्स क्या इंक्लूड हैं, क्वेश्चनियर, ठीक है, ये एक पॉपुलर टेक्निक है और फेस टू फेस भी कर सकते हैं, ऑनलाइन, ओवर द फोन और बाय सेल्फ कंप्लीशन। की इंफॉर्मेशन अबाउट द रिस्पोंडेंट्स विल बी ऑब्टेन्ड फॉर सेगमेंटेशन पर्पस। क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ डिटेल टॉपिक, ये बहुत डिटेल टॉपिक है। रिसर्च के अंदर अगर हम देखें तो हम क्वेश्चनर के बारे में भी स्टडी करते हैं। क्वेश्चनर ओपन एंडेड होना चाहिए, क्लोज एंडेड होना चाहिए, कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, किस तरह उसको लिखा हुआ होना चाहिए, सादी इंग्लिश में, सादी उर्दू के अंदर लिखा होना चाहिए। ये वो सारी चीजें जो हम इंशाल्लाह थोड़ा सा मैं आपको एलेबरेट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑथर कह रहा है कि ये एक टेक्निक है जिससे आप फेस टू फेस, यानी मैं कंपनी में जाता हूँ, आदमी से इन पर्सन मिलता हूँ और आदमी को क्वेश्चनर दे देता हूँ और वो फिल करता है, या हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और घंटे बाद में उनसे कलेक्ट कर लेता हूँ। ऑनलाइन, ऑनलाइन आप आजकल सर्वे आ रहे हैं, अक्सर आप लोगों को भी आते होंगे कि ये एक रिसर्च सर्वे है, काइंडली इसको फिल कर दें ऑनलाइन। आप उसको क्लिक करते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप उसको फिल कर देते हैं। टेलीफोन कॉल करके आपने उससे कॉल किया, ठीक है, और उससे क्वेश्चंस पूछे और जो आपके पास क्वेश्चनर पड़ा हुआ उसके आंसर आपने फिल कर लिए। सेल्फ कंप्लीशन ऐसा होता है, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने इवन कराची पे जाके, इस्लामाबाद से कराची में भी ये, और खुद से क्लियर किया और फिल किया, ठीक है। और उसमें वो कहते थे मैं एक एक उनके साथ बैठता था, एक क्वेश्चन बोलता था, फिर उस क्वेश्चन को समझाता था उनको, और फिर जब उसको आंसर करते थे तो मैं उसको खुद से फिल कर देता था। दैट्स अ सेल्फ कंप्लीशन, ठीक है। की इंफॉर्मेशन आप लेते हैं रिस्पोंडेंट के बारे में और जिसके लिहाज से आपको चाहिए होती है कि आप इसको ऑब्टेन करते हैं फॉर सेगमेंटेशन पर्पस। सेगमेंटेशन के लिए आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। आपके कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जो क्लास है वो क्या चाहती है,
कितनी वो उसकी प्राइस देना चाहती है, क्या क्वालिटी उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये उस लिहाज से जिस सेगमेंट को आपने टारगेट करना है आप उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर जिस एरिया में आप फॉल कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं कॉस्ट लीडर, तो जो आपके कंपैटिटर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट क्वालिटी वाला प्रोवाइड कर रहे हैं और हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, इट्स बेटर टू गो टू दैट कस्टमर्स जो कि उसके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, उनसे आप क्वेश्चनर फिल करवाएं। ठीक है, तो ये वो एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप ले सकते हैं। अब क्वेश्चनर के अंदर जैसा मैं बता चुका हूँ, सबसे पहले तो एक क्वेश्चनर जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका पर्पस आप लिखते हैं कि ये क्वेश्चनर किस लिए है। अगर स्टूडेंट से आप करते हैं तो स्टडी पर्पस होता है, तो उसके अंदर वो लिखते हैं कि स्टडी पर्पस है और मैं एमफिल, पीएचडी या एमएस का स्टूडेंट हूँ, और ये सिर्फ एक स्टडी पर्पस के लिए आपकी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी और ना ही इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी गई है, मोस्टली के अंदर नहीं पूछी जाती है, सिर्फ जनरल मेल फीमेल और फैकल्टी क्या है और नाम या कॉन्टेक्ट नंबर मोस्टली में नहीं पूछता ही है। तो पर्पस आप आइडेंटिफाई करते हैं। फिर क्वेश्चन के बारे में कहते हैं कि जो मोस्टली बताया गया है कि इन एवरेज ऑथर कहते हैं वो 15 to 20 क्वेश्चंस होने चाहिए। क्वेश्चन जो है सादा इंग्लिश के अंदर या सादा उर्दू के अंदर लिखे होने चाहिए ताकि वो मुश्किल ना हो। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन को फिल करते हैं तो सेम मैनर के अंदर फिल करें। अगर आप इंटरव्यूज लेते हैं तो इंटरव्यू के अंदर आप सेम मैनर के अंदर इंटरव्यू लें ताकि आपका डाटा जो है वो सही हो। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के बारे में हम जब बात करते हैं तो क्लोज एंडेड के अंदर यस नो, ठीक है गलत है, यस है नो है, आप उस लिहाज से उसको लेते हैं। ओपन एंडेड है जहां पे आप डिस्क्रिप्शन पूछते हैं कि आप इसके बारे में डिस्क्राइब कर देंगे। आपको बताता चलूं कोई भी नहीं करेगा, इवन यस नो फिल करते हुए बहुत लोगों को मसला होता है, लोग नहीं करते। तो इट्स बेटर कि क्लोज एंडेड पूछे जिसका ट्रू फॉल्स, यस नो, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, ये सारे मेजर्स और ये स्केल्स उसके अंदर गिवन हो वो आप पूछें। आप उस लिहाज का एक क्वेश्चनर तैयार कर सकते हैं। आप क्वेश्चनर जो हैं वो ओपन एंडेड ना पूछें। समटाइम ऐसा होता है कि आपके 20 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चंस आपने क्लोज एंडेड यस नो ट्रू फॉल्स एग्री स्ट्रांगली डिसएग्री स्ट्रांगली डिसएग्री न्यूट्रल के आपने पूछे, आखिर में एक सिर्फ आपने दे दिया इफ यू हैव एनी कमेंट्स या एडिशनल तो फिर वो आप दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास आ जाता है बड़ा ऑब्जेक्टिव एस्टिमेट आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे यस नो ट्रू फॉल्स है और उसको फिर आपके लिए एनालाइज करना भी बड़ा आसान होता है। ठीक है, आज के लिए मैं यहाँ पे रखूंगा। नेक्स्ट हम फोकस ग्रुप के अंदर देखेंगे जहाँ पे हम प्राइमरी रिसर्च की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिव्यू कर दूं जो आज के लिए हमने सिर्फ किया है, तो इफ आई गो बैक, आज हमने जो है ज़्यादा ये सारे रिवीजन थी, डिफरेंशिएशन पोजीशनिंग के ऊपर एम्फेसाइज था। पोजीशनिंग के अंदर हमने देखा था कंपैटिटिव एडवांटेज हमने डिस्कस कर लिया था कि इधर यू पोजीशन योरसेल्फ एज ए लो कॉस्ट के लिहाज से, या फिर आप डिफरेंशिएशन में करें, या फिर कॉस्ट फोकस, या फिर डिफरेंशिएशन फोकस पे करें। एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमने देखा, माइकल पोर्टर कहता है द डेंजर ऑफ बीइंग स्टक इन द मिडल, आप मिडल के अंदर स्टक ना हो। ठीक है, आइदर यू गो ऑन अ वन साइड कॉस्ट लीडर पे जाएं या फिर आप अपने डिफरेंशिएशन में जाएं। उसमें भी आइदर यू वांट टू गो ऑन टू द कॉस्ट फोकस, ये नीच को टारगेट करना चाहते हैं फोकस में, या फिर डिफरेंशिएशन को करना चाहते हैं, आप एक को करें। आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते, दोनों आप एक साथ नहीं कर सकते, और ये कभी मिस्टेक ना भी करना। नेक्स्ट जो हमने देखा कि कंज्यूमर मार्केट्स, और ये इस चैप्टर के शुरू में भी मैंने बताया था कि हम कंज्यूमर मार्केट करेंगे, आखिर में बिजनेस मार्केट्स करेंगे। ऑल्दो ऑथर ने बुक के अंदर जो है वो बीच में दे दिया, लेकिन यह है कि जो मेरा जहन था कि इसको हम पहले क्लियर कर लें कि ऑल द कंज्यूमर मार्केट्स वी शुड डिस्कस, देन वी गो टुवर्ड्स द कंज्यूमर। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा, आपने फर्क पहले देख लिया और फिर हमने इसके अंदर जो सेगमेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं बिजनेस मार्केट्स की, और बिजनेस टू बिजनेस भी देखा, बिजनेस टू कंज्यूमर देखा। उसके अंदर हमने देखा कि फॉलोइंग फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्रियल कस्टमर को, जो कि आप इजीली कैन बी सेगमेंटेड कर सकते हैं। उसके अंदर हमने परचेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, बेनिफिट देखा, कंपनी टाइप देखा और कंपनी साइज देखी हमने, ये इसके अंदर हमने आज डिस्कस किया है।
फिर लास्ट में आ गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च। रिसर्च का टॉपिक डाटा गैदरिंग टेक्निक, आप डाटा कैसे गैदर करते हैं, आप प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च के थ्रू करते हैं। और ये डाटा गैदरिंग टेक्निक्स ही हैं जिसके अंदर हमने प्राइमरी रिसर्च के अंदर देखा, वन ऑफ द टेक्निक इन अ प्राइमरी रिसर्च इज द क्वेश्चनियर, कि क्वेश्चनियर के थ्रू आप डाटा को गैदर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर एनालिसिस किया, लेकिन पहले हम प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च को देखेंगे। डाटा गैदरिंग टेक्निक जो आपकी चैप्टर नंबर 11 की है, ठीक है, जो इसके बाद पोजीशनिंग के बाद का टॉपिक है, ठीक है, वो है इंशाल्लाह नेक्स्ट से हम इसको देख लेंगे फर्दर डिटेल के अंदर। प्राइमरी रिसर्च में हमने क्वेश्चनर देखा, और क्वेश्चनर में हमने देखा कि दैट्स वन ऑफ द टेक्निक वेयर यू कैन बाय विच यू कैन गैदर द डाटा। ठीक है, फोकस ग्रुप है, ऑब्जर्वेशंस हैं, इंटरव्यूज हैं, एक्सपेरिमेंटेशन है, ये सारे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखेंगे। एंड द सेकेंडरी डाटा, जैसे उसने बताया है कि इट्स चीपर एंड क्विकर, ठीक है, as compared to the primary research. However, the data may not be accurate, लेकिन accuracy का there is a difference and may not meet the exact needs of the organization, और हो सकता है may not meet ना करे ये exact information जो है जो needs of the organization. So these are the two type। और जैसे सेकेंडरी का मैंने बताया, ऑथर ने भी बस इतना ही बताया कि सेकेंडरी यही है, घर से बैठ के जो इंटरनेट से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, दैट्स अ सेकेंडरी डाटा। ठीक हो गया, लेकिन प्राइमरी के अंदर से हम स्टार्ट करेंगे, और प्राइमरी में हम फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज और एक्सपेरिमेंटेशन पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ, रियली सॉरी। अच्छा, ये चैप्टर की स्लाइड्स हैं, चैप्टर नंबर 11 की तो नहीं है, 10 की होगी, और चैप्टर नंबर 11 मैं इंशाल्लाह आपको कल फिनिश करके ना, मैं कल सारी स्लाइड्स चैप्टर नंबर 11 की क्लास से पहले आपको अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह अजीज। ठीक है, क्लास से पहले आज शाम तक ही मैं अपलोड कर दूंगा, ग्रुप के अंदर है। लेकिन ये जो बुक है, जिस बुक के अंदर से भी मैंने बताया, और जो आपकी बुक है BML 302 एंटरप्राइज मैनेजमेंट, जो ICMA की है, दिस गुड बुक, ये मौजूद है, ये ग्रुप के अंदर उसी तरह से मौजूद है। लेकिन हाँ, चैप्टर 10 की भी मौजूद है मार्केटिंग की, और चैप्टर 11 की भी। चैप्टर 10 की बिल्कुल कंप्लीट है और आपकी बुक से रिलेटेड है सारा। पहले कुछ थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया, स्टूडेंट को लगा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो चैप्टर 10 के अंदर मैंने वही रखे जो कि प्रिसाइज ऑफ के आपके बुक के यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स, नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स के एक्स्ट्रा हैं, वो मैंने लाजमी समझे वो रखे हुए हैं। चैप्टर 11 में से मैंने बहुत स्लाइड्स निकाली हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था स्टूडेंट के क्वेश्चन से कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने बड़ा रिलेट किया चैप्टर नंबर 11 को भी आपकी बुक के साथ ही, बिल्कुल उससे रिलेटेड है। लेकिन यस, इन PPTs की जो है वो अपलोड मैं कर दूंगा इंशाल्लाह कल लेक्चर से पहले, आज शाम को आपकी उसमें होगा, लेकिन बुक आपकी अपलोडेड है, वो उसी तरह मौजूद है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? एनी क्वेश्चन तो आप दोबारा से कॉपी करके पेस्ट कर दें अगर वो ऊपर गुजर गया है। नहीं है क्लास? चलें, ठीक हो गया क्लास, थैंक यू वेरी मच। टॉपिक आखिरी 8 मिनट मैंने रखे थे, सम टाइम इवन 15 मिनट भी कम होते हैं क्वेश्चन आंसर में, और सम टाइम इवन 8 मिनट्स भी जो है वो 3-4 मिनट्स में आपके फिनिश हो गए। ठीक है, स्टिल नो आई डोंट थिंक सो इंटरनेट हैज एन इश्यू, क्वेश्चंस और कोई भी नहीं आ रहे, तो हम इंशाल्लाह क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल इसी टाइम पे 9:30 से लेकर 11:30, और कल जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे और हम उसको फिनिश कर लेंगे। आई हैव वन क्वेश्चन आई थिंक। अच्छा, ग्रुप के बारे में आई डोंट नो के फ़ाखरा, आपका क्वेश्चन कोई नहीं आया। फ़ाखरा, यू हैव रेज्ड हैंड, और मेरे पास आपके स्क्रीन में नाम आ रहा था, लेकिन क्वेश्चन आपका कोई भी नहीं है। ठीक है,
अच्छा क्लास क्विकली अगर मैं आपको बताता चलूँ, आई डोंट नो, मेरे पास कुछ ग्रुप्स हैं और आप मेरा ख्याल है मोस्ट प्रॉब्ली अपने बाकी क्लास फेलोज से शेयर कर लें कि किस ग्रुप में कैसे ऐड होना है। उनके पास होंगे, मेरे पास जो ग्रुप्स थे वो उनके नंबर मैं ऑलरेडी पहले शेयर कर चुका हूँ, अभी मुझे नहीं मिल रहे क्या है कौन है। नेक्स्ट क्लास में जो ग्रुप्स हुए उनके जो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह आपने उन ग्रुप्स के अंदर ऐड होना है। जो लास्ट क्वेश्चन मेरे पास आया था ग्रुप से रिलेटेड, तो वो मैं जो है वो इफ़त आप अपने अगर क्लास फेलोज से रिलेटेड कर लें कि कैसे आपने किसी ग्रुप में ऐड होना, नहीं तो मैं कल इंशाल्लाह जो ग्रुप्स जिनमें मैं ऐड हुआ हूँ उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि हाउ यू कैन ऐड इन दैट ग्रुप। ठीक हो गया, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें ठीक है क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अब्दुल्ला खालिक, ये आप कोऑर्डिनेशन से पूछें, अनम्यूट क्यों नहीं करते? ठीक है, थैंक यू क्लास। सर फ़हीम अब्बास एंड मैडम आसफा, मेरी क्लास जो है वो फिनिश हो चुकी है। थैंक ठीक यू। है सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।